और बहनों, सुप्रभात। प्रबोधन मंच पार्ले के 36वें सत्र में आप सबका स्वागत है। गत 8 साल से इन 36 सत्रों में हमने हमेशा यही प्रयास किया है कि हम विभिन्न और सामायिक विषयों पर बहुश्रुत और निष्पक्ष विचार आपके सामने रखें, और इसीलिए चंडीगढ़ के निवासी सरदार रमणीक सिंह मान जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। रमणीक जी, विले पार्ले मुंबई में आपका स्वागत है, और मैं प्रबोधन मंच के श्री पंकज खरे जी को अनुरोध करूंगा कि वो परंपरानुसार हमारे वक्ता का सम्मान करें। हमारा व्हाट्सएप से तकनीकी संघर्ष जारी है, और उसके अभाव में हम शायद आप तक समय पर और प्रभावी रूप से पहुंच नहीं पा रहे। हमें इसका खेद है, और आप सभी से दरख्वास्त है कि हमारा नंबर 8369430186 अर्थात 8369430186 अवश्य अपने कॉन्टैक्ट्स में संग्रहित करें। बचपन में हम सब ने अमर चित्र कथा के माध्यम से गुरु नानक जी की जीवन गाथा, गुरु तेग बहादुर जी का साहस और बलिदान, और गुरु गोविंद सिंह जी की बुलाई पहली सरबत खालसा और वीरता के किस्से पढ़े। फिर बंदा बहादुर से रंजीत सिंह तक कई महान योद्धा आए, और हमारी फौज में तो सिख रेजिमेंट का एक अलग ही दबदबा है। परंतु 80 के दशक में कुछ घटनाएं व सामाजिक असंतुलन की वजह से सिख समुदाय और पंजाब का एक अलग सा चित्र सामने आया। बदलते सियासी गठबंधनों में और राजनीतिक बदलाव में वातावरण आज और ही बिगड़ता नजर आ रहा है, और इन सब में विदेश स्थित कुछ सिखों का अलग पैंतरे ही हैं। इस दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पे हमें प्रबुद्ध करने आज हमारे साथ सरदार रमणीक सिंह मान जी जुड़े हैं। चंडीगढ़ में बसे रमणीक सिंह जी एक विश्वविख्यात राजनीतिक विश्लेषक हैं। भारत और विश्व के विभिन्न टीवी और रेडियो चैनलों पर भारत और भारतीय संस्कृति का पक्ष मजबूती के साथ रखते हैं। राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित से ओतप्रोत विमर्श के लिए वो जाने जाते हैं। रमणीक जी हरियाणा सरकार के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर रहे, और अब हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव हैं, और अनेक माध्यमों में परिचित वक्ता भी हैं। आज के दौर के चैनल से परिचित हमारे वक्ता प्रश्नों का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, इसलिए हमारे सवाल हमारे स्वयंसेवकों को जरूर दीजिए। समय और औचित्य के ध्यान में रखते हुए हम उन्हें ज़रूर उठाएंगे। आइए सुनते हैं हिंदुस्तान के सिख विरासत से भविष्य तक। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रबोधन मंच का, मृगांक भाई का, मनीष जी का, वो तमाम टीम का। आपने मुझे अवसर दिया कि मैं आपके इस स्ट्रीम्ड मंच पे आके अपने विचार रखूं, बोल सकूं। और खुशी इस बात की ज़्यादा है कि आपने मुझे सब्जेक्ट, आपने टॉपिक ऐसा दिया जो ना सिर्फ मेरे दिल के बहुत करीब है, पर आज के समय में इस विषय के ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी है, प्रासंगिक भी है। कारण उसका ये है कि जिन हालातों में से या जिन सर्कमस्टांसेस में से, जिस माहौल में से हम आज गुजर रहे हैं या हम जो दिन देख रहे हैं, उसमें एक भिन्न प्रकार की, एक अलग किस्म की छवि जो है सिख कौम की या सिखों की, वो बनती हुई नज़र आ रही है। और वो जो गलत फहमी के बादल हैं उनको
परे करना, उनका छटना बहुत जरूरी है। उन बादलों के पीछे से सच्चाई का सूरज चमके और आपको इस मंच के माध्यम से ये ज्ञात हो कि वाकई में दरअसल में सिखों का इस हिंदुस्तान में या इस हिंदुस्तान से सिखों का कितना गहराई से नाता है और क्या संपर्क है। तो सबसे पहले तो मैं आपको गुरु नानक साहब का एक वाक्य जो है उनका उच्चारित किया हुआ वो मैं बताता हूँ ताकि थोड़ा सा ये कनेक्शन बन जाए। उन्होंने कहा है, खुरसान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया, एट्टी मार पई कुरलाने तय की दर्द नहीं आया। और ये शब्द उनका जो है वो श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह में अंकित है, दर्ज है। इसका अर्थ ये होता है, खुरसान एक जगह है अफगानिस्तान में, तो कहते हैं कि खुरसान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया, कि उन्होंने खुरसान से आके हिंदुस्तान के अंदर तशद्दुद करी, एट्टी मार पई कुरलाने तय की दर्द नहीं आया। इतनी मार पड़ी लोगों को, इतना यहाँ तशद्दुद हुआ, लोगों रोए कुरलाए। तो ये शिकायत जो है वो परमेश्वर से, परमात्मा से थी, हायर बीइंग से कह लीजिए, वाहिगुरु से कह लीजिए, ये शिकायत वहां की जा रही है गुरु नानक साहब की तरफ से। और जो शब्द का वो प्रयोग करते हैं वो शब्द है हिंदुस्तान डराया। कहीं पे भी किसी भी जगह 10 गुरुओं में या सिखों के जितने बड़े राजा हुए, महाराजा हुए या योद्धे हुए, आप शब्द पंजाब, हिंदुस्तान, ये आप शब्द सुनेंगे, आपको कहीं पे भी पाकिस्तान, खालिस्तान ये शब्द नजर नहीं आएंगे। और जब पहली पातशाही गुरु नानक साहब, क्योंकि सिखों की विरासत जो है हमारी शुरू होती है तो वो 1469 से 14 अप्रैल 1469 जब गुरु नानक साहब का जन्म हुआ, वहां से सिखों का या सिख मत या सिख पंथ कह लीजिए वहां से शुरू होता है। और जो हम समझते हैं कि 1699 में 1699 में वो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोबिंद साहब ने की थी, इन दोनों को हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, हम यहीं से लेके चलेंगे। तो शब्द का प्रयोग होता है हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान कह देने भर से या गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज होने भर से, क्योंकि इसके अलावा कोई भी और ऐसा जो शब्द है इस भूभाग के लिए वो गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह में प्रयोग नहीं हुआ। हिंदुस्तान की जो परिकल्पना है गुरु नानक साहब की, वो परिकल्पना क्या है, उसके बाउंड्रीज क्या हैं, उसके बॉर्डर्स कहाँ हैं। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे पीछे जो फ्लेक्स लगा है इसमें झंडा खालिस्तान का लगाया है, यहाँ पे अमृतपाल की भी तस्वीर है और सब दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, ये लोग खालिस्तान की बात करते हैं। तो 10 गुरुओं में से किसी भी गुरु ने कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी समय ऐसी कभी वखरी से मतलब अलग डिमांड या एक अलग होने की बात नहीं करी, बल्कि इंक्लूसिवनेस की बात की। जैसे हम डिस्कस करते हैं, कई बार बात होती है एक आत्म मानववाद की, तो वहीं पे एक कंबाइंड, एक जॉइंट सोसाइटी की बात होती है सिक्खी के अंदर में। और इस जॉइंट सोसाइटी के अंदर महिलाओं का रोल भी बड़ा स्पष्ट किया गया, बड़े क्लियरली कहा गया। और मैं बिफोर आई टेक टू दैट वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ मैं आपको वाजे करा देता हूं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की धरती पे अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इन्होंने उसके बाद कहा, प्रतीक्षाय चाह दुष्कृताम धर्म स्थापनाय अर्थाय संभवानी युगे युगे, दैट आई विल कम, मैं आऊंगा, युग युग में आऊंगा, जब भी धर्म की हानि होगी, अधर्म ऊपर आएगा तो आई विल कम एंड आई विल, और मैं आके उसको कंट्रोल करूंगा। उसी तरीके से जब सिक्खी की जोत 1469 से शुरू होती है, 1469 से, वहीं से जो एक स्टैंस है अधर्म के खिलाफ, जुल्म तशद्दुद के खिलाफ, ये तो गुरु नानक साहब ने कहा ही है, खुरसान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया। पर ये कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं कि जो शब्द गुरु गोबिंद साहब के नहीं कहे हुए, उन्होंने ये पहली पातशाही गुरु नानक साहब की है, एंड ही इज अ सेंटली फिगर।
वो क्या कहते हैं, ही सेज जो तू प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मोरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कान ना कीजे। अब ये भी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। इसका अर्थ है, जो तू प्रेम खेलन का चाहो, इफ यू विश टू फॉलो माई पाथ, इफ यू विश टू कम ऑन माई पाथ, अगर आपने मेरे साथ आना है तो सिर तर तली गली मोरी आओ। अपना सिर, ये आप यू कंसिडर योर सेल्फ डेड फर्स्ट। आप मान के चलिए कि अपने सिर को अपनी तली पे रख के फिर गली मोरी आओ। फिर कहते हैं, इत मार्ग पैर तरीजे, जब तुमने इस रास्ते पे पैर रख दिया, सिर दीजे कान ना कीजे, कि फिर आपने, चाहे आपका प्राण, आपके प्राण चले जाए, आपका शीश चला जाए, सिर चला जाए, पर आपने ये रास्ता, ये पथ नहीं छोड़ना, कान नहीं करने आपने। यू हैव डोंट, आपने बाहर की दुनिया से यू हैव टू नॉट लिसन टू, क्योंकि उस वक्त कन्वर्जन्स का बड़ा चक्कर चल रहा था। तो इस चीज को सिद्ध करते हैं गुरु नानक साहब। हम देखिए, सिखों में वी कंसिडर गुरु नानक साहब एज द पहला नानक एंड गुरु गोबिंद साहब द 10वें नानक। और सीक्वेंस में जितने भी गुरु साहिबान आते हैं, गुरु नानक देव जी हैं, गुरु अंगद देव जी हैं, गुरु अमरदास जी हैं, गुरु रामदास जी हैं, गुरु अर्जन देव जी हैं, गुरु हरगोबिंद जी हैं, गुरु हरराय साहब हैं, गुरु हरकृष्ण जी हैं, गुरु तेग बहादुर जी हैं और गुरु गोबिंद साहब। हम इन सबको नानक मानते हैं, पहला नानक, दूसरा नानक। तो 9वीं जोत में आके जब शीश दिया, ऐसे तो पहली जो कुर्बानी दी है वो गुरु अर्जन पातशाह ने, 5वीं पातशाही ने पंचम रूप में आकर उन्हें पहली अपनी कुर्बानी दी है, वो भी धर्म की रक्षा के लिए। उनसे भी यही कहा गया था कि आप कन्वर्ट कीजिए, नहीं तो आप अपने प्राण गवाइए, और वो तशुद्दुद दे के मारा गया। वो वी विल कम टू दैट। तो 9वें रूप में आके गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ने अपना शीश दिया। एंड ये ट्रेडिशन जो पहली पातशाही ने कहा था, वो 9वें रूप में आके उन्होंने खुद सिद्ध किया कि जो बात कही गई है, इत मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कान ना कीजे। तो ये खालसा पंथ की स्थापना होती है 1699 में। अब सिख और खालसा, ये दो चीजें ऐसी हैं, इसके अंदर कभी कंफ्यूजन नहीं करना। जितने हमारे सिंधी भाई हैं जो गुरु नानक साहब के समय से जुड़े हुए हैं, वो दे आर ऑल सिख, वो सारे सिख हैं। और खालसा पंथ में जो खालसे रूप में मैं हूं, जिस रूप में मृगांक भाई हैं, इस रूप में सिख हो सकते हैं, पर खालसे का रूप ये है, क्योंकि गुरु गोबिंद साहब ने कहा था, खालसा तेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करूं निवास, कि मैं खालसे के अंदर खुद निवास करता हूं। तो एक अलग रूप दिया था, पर बहुत कम लोगों को पता है कि 1699 से पहले 1683 में, 1683 में गुरु गोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने एक पंथ की और स्थापना की थी। क्या आप में से किसी को पता है गुरु गोबिंद साहब ने एक और पंथ की स्थापना की थी? नहीं, गुरु गोबिंद साहब ने निर्मले पंथ की स्थापना की थी। वो धर्म प्रचार के लिए थे। ये पंथ निर्मले पंथ है, वो निर्मले साधु हैं, अभी भी हैं निर्मले साधु। तो निर्मले साधुओं को उस वक्त गुरु गोबिंद साहब ने ही, हमारा खालसे का बड़ा भाई है निर्मला, तो निर्मले साधु जो है, जो भगवा वस्त्र पहनते हैं, वो खालसे का ही बड़ा भाई है। बहुत कम लोगों को इस बात का ज्ञान है। तो जब हम आगे आते हैं, तो जैसे मैं कह रहा था कि गुरु साहब ने महिला सशक्तिकरण की बात करी, या गुरु साहब ने महिलाओं को आज़ादी देने की बात करी, तो उसमें भी कहते हैं गुरु साहब के 100 क्यों मंदा आखिए जिस जन्मे राजान। जिस महिला ने राजाओं को पैदा किया है अपनी कोख से, बड़े शूरवीरों को, योद्धाओं को पैदा किया है, तो उन महिलाओं को गलत क्यों कहना। और वो एक समय ऐसा था जिस वक्त पर्दा भी था, पर्दे के कारण भी कई थे। तो गुरु साहब ने उस वक्त महिलाओं के लिए और भी कई वचन उच्चारण किए हैं, जैसे अंग 473। अंग जब मैं कहूँ तो आप समझना कि पेज नंबर है, पन्ना हम बोलते नहीं, तो अंग कहते हैं गुरु साहब की, बिकॉज इट्स ए लिविंग गुरु। तो अंग 473 पे अंकित है, 100 क्यों मंदा आखिए जित जन्मे राजान। और फिर जो घूंघट की या पर्दे की प्रथा है, उसके खिलाफ भी अंग 931 में अंकित है, लाज मरंती मरी गई घूंघट खोर चली। ये कहते हैं कि जी आपने घूंघट नहीं लेना,
आप लाज छोड़िए और आप खुल के चलिए। और इसमें एक उदाहरण माई भागो जी का भी आता है। अब उसको जब आप स्टडी करेंगे माई भागो जी के कैरेक्टर को, तो आप देखेंगे कि माई भागो जी सिखों में एक ऐसा कैरेक्टर हुई हैं, शी वॉज अ वॉरियर। और वो माई भागो जी वो महिला हैं जिन्होंने जो 40 मुक्ते थे, जिनके आप जब भी अरदास हम करते हैं, अगर आप कोई गुरुद्वारे गए हो तो 40 मुक्ते हटियां जपियां तपियां जिन्होंने बंद बंद कटाए, उनमें 40 मुक्ते भी आते हैं। 40 मुक्ते वो हैं जिन्होंने एक टाइम पे आनंदपुर साहब के किले में गुरु साहब का साथ छोड़ दिया था। माई भागो जी थी जो गई उनको साथ में जोड़ के लेके आई, और दोबारा उन्होंने आके फिर 40 मुक्तों ने फिर लड़ाई लड़ी, युद्ध लड़ा, जंग लड़ने के बाद उन्होंने फिर अपनी कुर्बानी दी। तो एक और आता है, वो कहते हैं राहु राहु री बहुरिया घूंघट जिनी काटे। तो वो अब बहू को संबोधित करके डॉटर इन लॉ को कह रहे हैं कि बेटा तेरे को भी घूंघट लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अब दहेज की प्रथा के खिलाफ भी गुरु ग्रंथ साहब में अंकित है। ये मैं जो पहले आपको बताया था, राहु राहु री बहुरिया घूंघट जिनी काटे, ये अंग 484 पे अंकित है। अगला अंग 79 पे 79 पे अंकित है। ये कहते हरि प्रभु मेरे बाबुला हरि देव दान में दाजो, कि अगर मेरे को दहेज देना है, मुझे दान देना है, तो मुझे हरि का नाम दाज में दीजिए। और सिखों की विरासत में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें, 3 जो सिद्धांत हैं गुरु नानक साहब के, वो है किर्त करो, नाम जपो और वंड छको। ये 3 चीज़ें। किर्त करने का मतलब है कि यू टॉयल, यू वर्क हार्ड, आप मेहनत कीजिए, हक हलाल की कमाइए। नाम जपो, नाम जपने का मतलब है कि आप सिमरन कीजिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ। और वंड छको जो लंगर की प्रथा है कि आप बांट के सबके साथ खाइए। तो विल इलैबोरेट ऑन दैट ऑल्सो। बट इसके अंदर जो नाम जपने की बात है, तो भगत नामदेव जी हैं, भगत नामदेव जी की वाणी है, गुरु ग्रंथ साहब में अंकित है। और वो कहते हैं, उसमें बताया भी है कैसे, वो कहते हैं कि राम जपो जी ऐसे ऐसे, भगत प्रहलाद जपो हरि जैसे, कि जैसे हरि को जपा भगत प्रहलाद ने, आपने भी राम को वैसे ही जपना है। तो ये भी अंकित है। मतलब इसमें एक एक चीज को डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि 6 गुरुओं की, 5 गुरसिखों की, 13 भट्टों की और 18 भक्तों की वाणी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर दर्ज है। ये किसी एक की विरासत नहीं है, ये पूरे भारत की विरासत है, ये पूरे हिंदुस्तान की विरासत है, ये हर एक भारतीय की विरासत है गुरु ग्रंथ साहब जो महाराज ने हमारे को दिया है। अब गुरु नानक साहब की जो ट्रैवल्स हैं, क्योंकि मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि वो हिंदुस्तान की परिकल्पना क्या है, मैंने आपको जगन्नाथपुरी की बताई बात कि जगन्नाथपुरी जब गुरु नानक साहब गए तो उन्होंने वहाँ पे आरती उचारी, गगन में था रवचन दीपक, तारका बने जनक मोती, कि ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, दिस इंटायर सृष्टि, वो थाली है आपकी, उसमें तारे जो हैं ये मोती हैं, ये फूल हैं, और चवर यानी कि हवा जो है वो पवन खुद चवर कर रही है इसको। ये सृष्टि भगवान की क्रिएशन ऐसी। उसके अंदर एक प्रसंग आता है जो मैं दावे से कहता हूं कि बहुत से सिखों को भी नहीं पता। यहाँ पे तो पहली बार शायद आपके मंच पे बात हो रही है, यहाँ कहीं ओपनली बात हो रही है। गुरु नानक साहब काबा गए। काबे में उस वक्त जो हेड काजी था काबे का, उनका नाम था रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन हेड काजी थे काबे के। जिस वक्त गुरु नानक साहब काबा गए, काबे में जाके उनका 3 दिन विमर्श चला। गुरु नानक साहब के वचन है, जब तक संसार में रहिए कुछ सुनिए कुछ कहिए। संवाद के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत स्ट्रेस था गुरु नानक साहब का। जब तक संसार में रहिए कुछ सुनिए कुछ कहिए। तो 3 दिन के उनके इंटरेक्शन के बाद जब रुकनुद्दीन ने ये मान लिया कि गुरु नानक साहब सच्चे पैगंबर हैं, सच्चे पीर हैं, तो गुरु नानक साहब के लिए एक जो लाइन कही जाती है वो जाहर पीर जगत गुरु बाबा, कि पूरे जगत के बाबा हैं गुरु नानक साहब जो हैं। और ये चीज़ हम कई बार डिस्कस करते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन भी है कि कभी ये जो सेंटेंस हम यूज करते हैं ना, सिखों के गुरु, ये 10 गुरु सिखों के नहीं हैं, ये आप सबके गुरु हैं। कि भारत के अंदर जो गुरु शिष्य परंपरा है वो बहुत पुरानी है। अगर आप रामायण की बात करें तो 14,000 साल पुरानी रामायण है, और उससे भी पहले
कि वेद लिखे, गुरु शिष्य परंपरा बहुत पुरानी भारत के अंदर। तो ये जो अब नवीन गुरु आए हमारे, आज से फर्ज कर लीजिए 550 साल पहले, तो ये भी हमारे ही गुरु हैं, सबके गुरु हैं। जब खुद इस्लाम को मानने वाले लोगों ने कहा जाहर पीर जगत गुरु बाबा, कि ये जगत के गुरु हैं, तो जगत गुरु गुरु नानक साहब। अब रुकनुद्दीन की बात पे आते हैं। रुकनुद्दीन के साथ उनका संवाद चला 3 दिन संवाद चलने के बाद रुकनुद्दीन ने उनको मान लिया कि ये सही पैगंबर है, ये सही अवतार हैं, क्योंकि उनके हर एक विमर्श का, कुरान में से उन्होंने सवाल पूछे, उन्होंने दुनियावी बातों में से सवाल पूछे, हर एक सवाल का जवाब गुरु साहब ने दिया, तो वो गुरु के सिख हो गए रुकनुद्दीन जो है। अब हम बात करते हैं, आज मजाक में 2-3 बार एक वो बात आ गई कि कन्वर्ट कर गए, ये कन्वर्ट कर गए। तो रुकनुद्दीन हेड काजी काबा बिकेम अ फॉलोअर ऑफ गुरु नानक। और जब गुरु नानक साहब वहां से गए उसके बाद, और ये बात बहुत कम लोगों को जानकारी में है, पढ़ते कम है, उसके बाद उनके ऊपर 7 फतवे जारी होते हैं। पहला फतवा होता है कि रुकनुद्दीन काफिर है, जाहिर सी बात है। दूसरा फतवा जारी होता है कि इनका मुर्शिद नानक भी काफिर है। तीसरा फतवा जारी होता है कि रुकनुद्दीन की तमाम संपत्ति, पूरी प्रॉपर्टी, पैसा जो भी है जब्त कर लिया जाए। चौथा फतवा जारी होता है कि रुकनुद्दीन के परिवार को देश निकाला दे दिया जाए। पांचवा फतवा जारी होता है कि रुकनुद्दीन को एक बक्से में 8 दिन के लिए बंद कर दिया जाए। और उसके बाद अगला फतवा जारी होता है कि इनको उल्टा लटका दिया जाए। 2 दिन उल्टा लटकाने के बाद उनके ऊपर जो 7वां फतवा और आखिरी फतवा जारी होता है कि उनका सिर रेत में दबा के उनके शरीर को पत्थर मार मार के जान से मार दिया जाए। तो इस तरीके से हेड काजी काबा जो गुरु के सिख हो गए, उनको कत्ल कर दिया जाता है। तो गुरु नानक साहब की जो कल्पना में, अब दोबारा वहीं आते हैं जहां से शुरू हुए, कि गुरु नानक साहब की कल्पना में ये हिंदुस्तान की बाउंड्रीज कहां से कहां तक है, वो तो खैर वेदों में भी डिफाइंड है कि दक्षिण में समुद्र, उत्तर में हिमालय, पर हिमालय से भी पार। गुरु नानक साहब की जो दासियां हैं, उन्होंने जब ट्रैवल किया तो तिब्बत के अंदर भी उनको नानक लामा या पंचम लामा के नाम से जानते हैं। तिब्बत में भी अभी अगर वो माहौल कुछ और होता तो गुरुद्वारे तिब्बत में भी हैं। सिक्किम में गुरुद्वारा डोंगमार, गुरु डोंगमार करके गुरुद्वारा साहब है, तो वहाँ तक गुरु साहब का जो प्रवास रहा, मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं दोनों गुरुद्वारा गुरु डोंगमार भी और गुरुद्वारा चोंगथांग भी, मैंने दोनों गुरुद्वारे विजिट किए हैं। माय फादर वाज इन द आर्मी, तो वी हैड द प्रिविलेज। तो वहाँ पे हम वीव सीन विद आवर ओन आइज जो चमत्कार हैं गुरु साहब के। वहाँ पे पानी की बड़ी दिक्कत है चोंगथांग में। तो ऐसे एक रॉक है, उस पत्थर के बीच में एक इतनी दर्ज है, उस दर्ज के अंदर पानी है। आप उसमें पाइप डाल के चाहे टैंकर भर लो, पानी उसमें कभी खत्म नहीं होता। तो ऐसे जो गुरु साहब के चमत्कार हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं कि आगे गुरु साहबानों ने क्या क्या रिफॉर्म्स किए और कैसे कैसे चीज़ें बदली समय के साथ साथ। तो उसमें कहा जाता है कि जैसे हम कहते हैं ना वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम का इक्विवेलेंट भी है मानस की जात एक है पहचान वो, वी ऑल आर वन, यू जस्ट नीड टू रिकॉग्नाइज, आपने पहचानना है, हम सब एक ही हैं, वी आर ऑल वन। तो ये विश्व एक है, पूरा एक परिवार है, एक कल्पना जो है ये गुरु नानक साहब ने भी की है। और जैसे एक श्लोक आता है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कृत्विच दुख भाग भवेत्। तो उसका भी इक्विवेलेंट है, उसका इक्विवेलेंट है नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्बत दा भला। कभी ये नहीं कहा कि अकेले सिखों का भला हो, अकेले सनातनियों का भला हो। जैसे ये कहते हैं ना कि सर्वे भवन्तु सुखिना, कि एवरीवन शुड बी हैप्पी, एवरीवन शुड बी फ्लरिशिंग। तो वैसे ही
तेरे भाणे सरबत दा भला, सरबत के भले की मांगने का भी यहाँ पे देयर इज अ इंस्टेंस। तो जैसे मैंने कहा कि नारियों के लिए, महिलाओं के लिए कहा, सो क्यों मंदा आखिए जित जन्मे राजान, तो उसका इक्विवेलेंट मिलता है हमको यत्र नार्यस्सु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता। वहाँ पे भी जो आइडियोलॉजी है, जो थॉट प्रोसेस है, वो इतना रिफाइंड है और इतना एट पार और इक्वल है सनातन विचारधाराओं के, कि जब कोई कहता है कि जी सिक्खी का सनातन से क्या लेना देना है, तो पांचवी पातशाही जिनको मुगलों ने शहीद कर दिया था, उनका अपना शब्द है। और अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी 22 तारीख को, उस वक्त मेरे से किसी ने पूछा तो मैंने कहा ये पांचवी पातशाही गुरु अर्जन देव पातशाह का शब्द है, संता के कारज आप खलोया हर कम करावण आया राम। संतों के काम करने के लिए खुद खड़ा है, आप खलोया, संता के कारज आप खलोया हर कम करावण आया राम। तो ये जब कल्पनाएं आती हैं, या जैसे गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह हैं, गुरु हरि कृष्ण जी महाराज हैं, तो जब हमारे गुरुओं के नाम में राम और हरि और कृष्ण हैं, तो डिवीजन तो है ही नहीं ना कहीं पे, यूनिसन है। यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ डिवीजन वेयर देयर इज नो डिवीजन। तो ये ऐसे ही जब आप आगे चलते हैं, तो रिफॉर्मिस्ट तो गुरु नानक साहब थे। सिक्खी की जो होंद है, सिक्खी की जो विरासत है, सिक्खी का जो सारा कंसेप्ट है, वो गुरु नानक साहब का क्रिएट किया हुआ, उनका अपने हाथ का रखा हुआ नींव पत्थर है। दूसरे गुरु अंगद देव जी आते हैं। गुरु अंगद देव जी ने वही गुरु नानक साहब का जो कंसेप्ट था, 13 13 13 13 13। अच्छा, मैं एक शब्द बोलूंगा, मोदी खाना। अब आप गुरु नानक का मोदी खाना बोलोगे तो अब आप जोड़ोगे कि यार गुरु नानक के समय में मोदी की कहाँ से बात आ गई। तो मोदी खाना एसेंशियली वाज द शॉप जहां पे गुरु नानक साहब बैठ के काम करते थे, या वहां पे वो सामान बेचते थे, उनके जीजा की दुकान थी। तो दैट इज यूजुअली कॉल्ड अ मोदी खाना। और अभी भी 13 13 के नाम से इतने मिशन चल रहे हैं जहां पे फ्री मेडिसिन देते हैं, या फ्री आंखों का इलाज होता है, फ्री हार्ट की सर्जरीज होती हैं, फ्री स्टेंट्स डलते हैं। वो 13 13 के नाम से चलता है, क्योंकि गुरु नानक साहब का कंसेप्ट था 13 का। जैसे किसी ने बोला कि मेरे को आप 20 शेर दे दो, तो गुरु नानक साहब 1 से लेके 13 पे गए, 13 के बाद 14 आया ही नहीं कभी। 13 13 13 एंड फिर उनकी शिकायत की गई कि भाई ये तो सारा गोदाम खाली कर देगा तुम्हारा 13 13 करके। और जब गोदाम की इंस्पेक्शन करी गई तो उस गोदाम में से 1 शेर भी नहीं घटा, सुबह से जितना बेचा था वो भी नहीं घटा। सो ये भावना देने की भावना है। ये मोदी खाने का जो कंसेप्ट है, या ये जो 13 13 का कंसेप्ट है, तो ये चीजें ऐसी हैं। ऐसा फिर वुमेन एम्पावरमेंट का दूसरी पातशाही में आपको उदाहरण मिल जाता है। दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव जी की जो धर्म सुपत्नी है, वो माता खीवी जी हैं। तो उन्होंने ये कंसेप्ट जो 13 13 का है, लंगर का कंसेप्ट है, गुरु नानक साहब के समय से शुरू हुआ, उसका इंचार्ज उन्होंने माता खीवी जी को बना रखा था। गुरु अंगद देव साहब ने इसको कहते थे मल अखाड़ा। मल अखाड़ा वॉज अ प्लेस जहां पे आप फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों एक्सरसाइजेस करते थे। गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह वॉज ए रिफॉर्मिस्ट। उन्होंने अपने समय में कई स्कूल्स बनाए, उन्होंने अपने समय में कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खड़ी करी। और गुरु अंगद देव जी ही वो हैं जो आज जिस स्वरूप में आप गुरमुखी देखते हैं। देखिए, पहले शाहमुखी चलती थी, विच वॉज अरेबिक पर्शियो अरेबिक स्क्रिप्ट। तो ये 35 अखरी कहते हैं पंजाबी को। 35 अखरी बनाने वाले गुरु अंगद देव जी ही हैं, इसलिए उसको गुरमुखी कहते हैं, क्योंकि गुरु के हाथ की बनी हुई थी। कोई और रीजन नहीं है। लैंग्वेज इज पंजाबी, बट द लैंग्वेज जिसमें लिखते हैं स्क्रिप्ट में, दैट इज गुरमुखी। तो पहले थी शाहमुखी जो राजाओं की होती थी, बाद में आई गुरमुखी, वो गुरु अंगद देव जी ने ही इस्टेब्लिश करी। तो उन्होंने आगे बढ़ाया गुरु साहब का काम। जितने भी पहली पातशाही ने कंसेप्ट्स क्रिएट किए थे, उनको गुरु अंगद देव जी, उनका नाम गुरु अंगद नहीं था, उनको गुरु अंगद इसलिए उनका नाम रखा गया कि ये मेरे शरीर का अंग है। तो ही इज ए एक्सटेंशन ऑफ मी। गुरु नानक साहब ने उतना उनके अंदर जो अपना ही रीअफर्म्ड हिज फेथ। फिर अगले गुरु रामदास जी, उन्होंने लंगर की प्रथा
कास्टलेस सोसाइटी की बात जो है ये गुरु नानक साहब के समय से चली आ रही है, और उसको लेके देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्क डन बाय ऑल गुरुज। कास्टलेस सोसाइटी आज भी एक सिख है ना, तो हमारे पंथ में, हमारी समझ में, व्हेन यू स्टार्ट टू डिस्कस कास्ट कि यार ये किस कास्ट का, वो किस कास्ट का है, तो उसको तनखैया बोलते हैं। तनखैया मतलब ही विल बी पनिश्ड, उसको सजा लगेगी बिकॉज ही इज डिस्कसिंग कास्ट। वी आर नॉट सपोज टू डिस्कस कास्ट, बट वो कास्ट इज सो डीप इन रूटेड बाय द ब्रिटिश इन आवर सिस्टम कि ये डिस्कशंस चलती रहती हैं। तो वैसे ही गुरु अमरदास जी ने धर्म प्रचार के लिए मंजियाँ लगाई, मंजीज इस्टेब्लिश करी, और उन्होंने जो मंजीज इस्टेब्लिश करी, आपको शायद जानकारी ना हो, उन मंजियों में जब चौथी पातशाही आगे आए गुरु रामदास जी, जिन्होंने गुरु रामदास नगर का इस्टेब्लिश किया, जिसको बाद में हम अमृतसर के नाम से जानते हैं। उन्होंने नींव पत्थर रखी हरमंदिर साहब की, श्री अमृतसर साहब की, तो उसको लोग गोल्डन टेम्पल भी कह देते हैं पॉपुलरली, बट हरमंदिर साहब की नींव पत्थर भी उन्होंने रखा, उन्होंने सारा शुरू किया। इन्होंने जब धर्म प्रचार को लेके मिशनरी सेटअप करी, तो उन्होंने 146 धर्म प्रचारकों को निकाला। उन 146 धर्म प्रचारकों में से 52 जो हैं, 146 में से 52 महिलाएं थी। तो ये जो रिजर्वेशन की हम बात करते हैं, तो 35.6% रिजर्वेशन तो गुरु रामदास जी के समय से महिलाओं के लिए चल रही है। तो आज ये कहते हैं 33% रिजर्वेशन तो ऑलरेडी जब धर्म प्रचार का काम हुआ, चाहे युद्ध लड़ने की बात हुई, तो माई भागो जी जैसे आगे आए हैं। तो ऐसे ही धर्म प्रचार के लिए जब मिशनरीज निकाले, उस वक्त 35.5%, 36% जो है महिलाओं को वो काम दिया गया। तो इन्होंने जब अमृतसर की नींव रखी, गुरु रामदास जी, ही वॉज अ विजनरी। उनकी विजन क्या थी कि ही जस्ट डिड नॉट वांट टू सेट अप एनी सिटी, ही वांटेड टू सेट अप अ सिटी जो व्यापार में, ट्रेड में, वाणिज्य में, फाइनेंस में, हर किस्म से बहुत ग्रो करे। इट शुड बी अ सिटी विच इज प्रॉस्परस एंड फ्लरिशिंग। उसके लिए क्या किया उन्होंने, 300 से अधिक स्किल सेट के लोगों को इकट्ठा किया, जिसमें आर्टिजन्स थे, दुकानदार थे, मिस्त्री थे, लोहार थे, ट्रेडर थे, कुम्हार थे, हर ट्रेड के आदमी को उन्होंने इकट्ठा किया। और उसके बाद अमृतसर जो है वो इस खित्ते का, बर्रे सगीर बोलते हैं हम अपने इसको, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कह लीजिए इसको, इट्स कॉल्ड बर्रे सगीर। तो इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट का इट वाज द मोस्ट फ्लरिशिंग बिजनेस टाउन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक ये बहुत एक फ्लरिशिंग टाउन रहा। उसके बाद गुरु अमरदास जी उसके बाद गुरु अर्जन देव जी आते हैं। गुरु अर्जन देव जी ने जो गुरुद्वारा साहब की स्थापना हो रही थी, जो काम चल रहा था, उसको उन्होंने कंक्लूड किया। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो गुरु अर्जन देव जी का है कि वो आदि ग्रंथ, जिसको हम गुरु ग्रंथ साहब के रूप में देखते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें 6 गुरु, 15 भगत, 11 भट्ट और 4 गुरसिखों की बाणी है। तो जो भगत है और जो भट्ट है, भट्टों में बड़ा इंटरेस्टिंग है, जितने भट्ट थे और ब्राह्मण्स, तो सारे के सारे भट्ट बारिंग नो एक्सेप्शन वर फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड पेवा इन कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के अंदर एक जगह है पेवा, पेवा के ही हैं ये सारे के सारे भट्ट जितने भी हैं। तो इन भट्टों में जैसे भट्ट कीरत हैं, नल, सल, बल, मथुरा, कीरत, जलाप, हरबंस, ये सारे भट्टों की बाणी हैं। जैसे भक्त हैं, भक्तों में जयदेव की, फरीद की, कबीरदास जी की, नामदेव जी की, पीपा जी की, सैन जी की, सूरदास जी की, रविदास जी की, भक्त धन्ना जी की, भक्त रामानंद जी, भिक्कण दी, भेणी दी ते रामानंद दी, इन्हां सारियां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज है। तो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जो मैक्सिमम आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे, वो आप कंट्रीब्यूशन पाएंगे कि वो गुरुओं की नहीं है, कम है, गुरु 6 गुरुओं की है, बट भक्तों की और भट्टों की बाणी ज्यादा है। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि भक्त नामदेव जी की बाणी दर्ज है, राम जपो जी ऐसे ऐसे, भगत प्रहलाद जपो हरि जैसे। तो उस नाते से अगर आप उस दृष्टि से देखेंगे तो गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह में भगवान राम का वर्णन, राम नाम का जो वर्णन है, वो 2533 बार आता है।
2533 बार भगवान राम का नाम आता है। और राम की जो कल्पना गुरु ग्रंथ साहब में की जाती है वो ईश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में, हायर बीइंग के रूप में की जाती है, और कई जगह खुद भगवान राम के रूप में भी की जाती है, चाहे वो सीता के पति के रूप में हो, दशरथ के रूप में हो, या रावण से लड़ने वाले राम के रूप में हो। तो राम की कल्पना जब कभी भगवान को, हायर बीइंग को, परमात्मा को एड्रेस करना हो तो 2533 बार श्री गुरु ग्रंथ साहब में राम जी का वर्णन आता है। तो ऐसे ही 8000 से ज्यादा बार हरि का वर्णन आता है। तो ये जो चीजें हैं, इसके बाद अगर हम 6वीं पातशाही पे, क्योंकि मैं भी सिर्फ विरासत की बात कर रहा हूँ, और विरासत एक ऐसी चीज है जिसको मैं छेड़ नहीं सकता, जो है वो एज इट इज रहेगा, वी कांट चेंज इट। मेरा ओपिनियन उसमें मैटर नहीं करता, मेरा ओपिनियन मैटर करेगा जब हम प्रासंगिक चीजों के ऊपर आएंगे तब। तो 6वीं पातशाही गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह, ही वॉज 7 feet 5 inches tall, 140 kgs by weight, और उनकी जो तेग थी वो कई मण की हुआ करती। तो 1635 का युद्ध, अब ये दो बाप बेटे इकट्ठे लड़ रहे हैं युद्ध मुगलों के खिलाफ। इस युद्ध के अंदर आप कल्पना कीजिए कि 14 वर्ष का त्यागमल और उनके पिता, उनके साथ गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह। अभी त्यागमल कौन है? ये त्यागमल है गुरु तेग बहादुर। मैं अभी आता हूं उस पर एक ब्रीफली बस। जिस वक्त ये युद्ध हो रहा होता है, इसमें त्यागमल 14 वर्ष की आयु में युद्ध लड़ रहे होते हैं, और ये युद्ध करतारपुर में लड़ा जाता है, और इसकी डेट होती है 25 अप्रैल 1635। एक तरफ जो मुगल सेना है उसकी स्ट्रेंथ होती है 52,000 के लगभग, और दूसरी तरफ यहाँ पे जो सिख फौज है उसकी स्ट्रेंथ होती है 1800, और ये युद्ध चलता है। और इस युद्ध का जो फाइनल रिजल्ट होता है, देखो एक मैटर करता है विक्ट्री किसकी हुई, पर मैं विक्ट्री पे आने से पहले ये बताता हूं कि इसमें लड़ने वाले लोग कौन कौन थे। इस युद्ध को लड़ने वाले लोग थे पेंदे खां, काले खां, अजमत खां, अनवर खां, खोजे अनवर। ये वो नाम है मुगल सेनाओं के जो इनके बड़े जर्नैल थे। ये बड़े जर्नैल 52,000 की फौज लेके 1800 सिखों से लड़ रहे हैं, और इसमें त्यागमल जो हैं वो अपनी तेग का, यानी कि अपनी कृपान का, अपनी तलवार का जौहर दिखाते हैं, और गाजर मूली की तरह इन सबको काटते हैं, और एंड रिजल्ट होता है कि ये सिख फौज जीतती है। सिख फौज में 700 लोग हताहत होते हैं, और उन 52,000 में से केवल 2100 बच के वापस जाते हैं। तो 50,000 मुगल उस दिन करतारपुर की जंग में मारे जाते हैं। तो उस जंग के बाद गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जो है वो त्यागमल का नाम बदल के तेग बहादुर रखते हैं। और मैंने आपको शुरू में बताया कि गुरु नानक साहब ने ये वचन किया था, इत मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे, कान ना कीजे। तो अब 9वीं पातशाही अपने 9वें रूप में जब हैं, तो इनके पास मटन में श्रीनगर से चल के पंडित कृपाराम आते हैं। पंडित कृपाराम का पूरा जत्था आता है, वो इनके आगे आके फरियाद करते हैं कि साहब त्राहिमाम, यहाँ पे तो बिल्कुल हमारे ऊपर कन्वर्जन का बड़ा जोर डाला हुआ है, और जो सूबे का, वहाँ पे कश्मीर सूबे का जो सूबेदार है उसने हमारे ऊपर बहुत दबाव डाला, बहुत जोर डाला कि तुम बदलो, कन्वर्ट करो, नहीं तो मार देंगे। तो उस वक्त गुरु तेग बहादुर साहब उनको कहते हैं कि साहब जाके आप कह दीजिए कि ये हमारा गुरु है, और हमारा गुरु अगर कन्वर्ट कर गया तो हम कन्वर्ट कर जाएंगे। तो उसके बाद गुरु तेग बहादुर साहब जाते हैं, और वहाँ से लाल किले से ऑर्डर होता है, चांदनी चौक पे पहले उनके साथ 3 उनके साथी होते हैं, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी। अभी कई बार बात आती है ना, देखिए मैं कास्ट में नहीं जाता, पर अक्सर मैं देखता हूँ कि ये ना बहुत ज़्यादा लोग टारगेट करते हैं ब्राह्मणों को कि यार ये गंगू ब्राह्मण था, उसने गुरुओं का परिवार जो है पकड़वा दिया। एक चीज तो ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा गलत बोलते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये 3 जो गुरु तेग बहादुर साहब के साथ थे, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी, ऑल 3 वर ब्राह्मण्स, और एक को बीच में से चीरा जाता है, एक के ऊपर रुई लपेट के जिंदा जला दिया जाता है, और तीसरे को उबलती हुई देग में पानी में उबाल के जब तक उनकी हड्डियों से मांस अलग नहीं हो गया तब तक उनको उबाला जाता है।
और उसके बाद फिर गुरु तेग बहादुर साहब को वहाँ से उनका सरकलम कर दिया जाता है। गुरु तेग बहादुर साहब के विषय में एक इंटरेस्टिंग एनोलॉजी जो बहुत कम लोग सुनते हैं, जो बहुत कम लोग बता पाते हैं, आती है, वो ये है कि उन्होंने अपना दूसरा नाम मैदानी जंग में पहले सिद्ध किया। तेग बहादुर उनका दूसरा नाम पहले सिद्ध किया, और उनका पहला नाम त्यागमल उन्होंने पंडित कृपाराम जी की रिक्वेस्ट पे देश और धर्म की रक्षा के लिए अपनी प्राण देके अपना पहला नाम बाद में सिद्ध किया है। मैं त्यागमल भी हूं, मैं तेग बहादुर भी हूं। उसके बाद आप आ जाइए गुरु गोबिंद साहब सच्चे पातशाह पे। दरअसल पंचम पातशाही जो हैं गुरु अर्जन देव जी, जब उनको कत्ल किया गया इसलिए कि उस वक्त जो जहांगीर था, जहांगीर का भाई था खुसरो मिर्जा, वो इनका जैसे पहले रुकनुद्दीन गुरु नानक साहब से कन्विंस हो गया था, इंप्रेस हो गया था, वैसे ही ये जो है मिर्जा खुसरो मिर्जा, ये ही वॉज हेयर अपेरेंट टू द थ्रोन, और इन दोनों भाइयों के बीच में तनातनी थी, खींचतान थी कि भी अगला बादशाह कौन बनेगा। तो ये जो है ये गुरु साहब से बड़ा कन्विंस है और गुरु साहब के साथ रहते थे। तो अपने भाई को तो इसने मारा ही मारा, उसके बाद इन्होंने फिर गुरु साहब को पकड़ लिया और जुर्माना लगाया कि भाई तुम कन्वर्ट कर रहे हो मुसलमानों को सिख में, तुम बदल रहे हो इनका मजहब बदल रहे हो। और फिर उनको मौत की सजा दी जाती है, और उनको जब एग्जीक्यूट किया जाता है तभी कहते हैं, मतलब तवा छोटा होता है पर तवी बड़ी होती है, तत्ती तवी कहते हैं कि वो गर्म करके नीचे आग लगा के गर्म तवी के ऊपर बिठा के उनके शरीर के ऊपर उबलती हुई रेत डाल के उनको शहीद किया। उनका जब पूरा स्किन, जब उनका जब चमड़ी उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उनको इस तरीके से कत्ल किया। अब हम 6वीं पातशाही गुरु हरगोबिंद साहब ने जब देखा कि मेरे पिता के साथ ये हुआ है, तब उन्होंने ही लिफ्टेड आर्म्स, उन्होंने 2 तलवारें रखते थे। आइकॉनिक है, कभी भी आप देखेंगे, इतिहास में पढ़ेंगे, सुनेंगे, 2 तलवारें रखने वाले ना तो कोई पीर पैगंबर हुए, ना कोई संत हुए, ना कोई राजा हुए। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह 6वीं पातशाही, उनको मीरी पीरी का मालिक बोलते हैं। मीरी होती है जो राज करते हैं, मीर होते हैं। पीरी होती है जो स्पिरिचुअलिटी में आगे होते हैं। उनके हाथ में 2 तरपालें थी, एक राज करने के लिए और एक धर्म की रक्षा करने के लिए। ये 6वीं पातशाही के समय से चल रहा है। तो उन्होंने फौज तैयार की, और वही फौजें जो हैं फिर आते आते, जैसे अब बीच में मैं गुरु हरकृष्ण साहब बहुत छोटी उम्र में, 7 साल की उम्र में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, और चेचक की बीमारी से ग्रस्त थे। संगत थी, दिल्ली की संगत, वहाँ पे चेचक फैला हुआ था, तो वहाँ पे गए थे, वहाँ से चेचक पकड़ा उन्होंने संगत के बीच में से, और वो चेचक की बीमारी से मारे गए। तो अब मैं तेग बहादुर साहब का बता दिया, गुरु गोबिंद साहब सच्चे पातशाह के ऊपर आ जाते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया 2 पंथों की स्थापना करी। पहला पंथ निर्मला पंथ, वो 16 साल पहले 1683 में, और दूसरा पंथ खालसा पंथ 1699 में। गुरु गोबिंद महाराज सच्चे पातशाह ने अपने जीवन में 14 जंगें लड़ी। 14 में से कोई जंग नहीं हारे, सब जंगें वो जीते। और जब आखिर का समय, जिस वक्त परिवार बिछोड़ा हुआ, जब कॉन्स्पिरेसी बहुत सारी हुई उनके ऊपर, तो जो 4 साहबजादे हैं जिनके बारे में अभी बहुत अच्छा काम सरकार कर रही है, चारों साहबजादों को बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी, उम्र 18, 16, 9 और 7, इन उम्रों में पहले जो है बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी, जो बड़े साहबजादे थे 18 और 16 वर्ष के, ये मैदानी जंग में लड़ते लड़ते इन्होंने अपने प्राण की आहुति दी। और वैसे ही जैसे इनके दादा गुरु तेग बहादुर ने अपनी तेग का जौहर दिखाया था, ये पूरे जौहर के साथ लड़े और ये दोनों उसमें मारे गए। वजीर खान होता था सिंध सूबे का सूबेदार। तो वजीर खान ने 2 छोटे साहबजादे और माता गुजरी जी, जोरावर सिंह जी 9 साल के और फतेह सिंह जी 7 साल के, और माता गुजरी जी को उन्होंने गिरफ्तार करके अपने सिरंद में, सूबे में, अपने कोर्ट में हाजिर कर लिया। और उनके ऊपर
ये ऑप्शन दी गई या उनको ये कहा गया कि भाई आप या तो इस्लाम कबूल कर लीजिए या हम आपको मार देंगे। अब आप इमेजिन कीजिए कि जिन बच्चों के अंदर गुरु परंपरा में अगर आप देखें तो गुरु रामदास जी से लेके फिर मैंने आपको बताया गुरु हरगोविंद साहब 7.5 फुट का कद था उनका खून, गुरु तेग बहादुर साहब का खून, गुरु गोविंद साहब का खून जिनकी रगों में दौड़ता हो, वो कहां धर्म छोड़ेंगे अपना? बिल्कुल इम्पॉसिबल था, वो तो वहम था उसको। वजीर खान को के बच्चों को लालच देके, प्रताड़ना देके, जब छोटे साहबजादों की बारी आई, बाबा जोरावर सिंह जी की, बाबा फतेह सिंह जी की, तो जब उनको नींहों में चिन्हा जा रहा था, जब दीवार लग रही थी, तो दीवार जब छोटे साहबजादे फतेह सिंह जी के जो 7 वर्ष की आयु में थे, उनके नाक से ऊपर चली गई, तो उनसे बड़े जो साहबजादे थे बाबा जोरावर सिंह जी, तो फतेह सिंह को देख के बाबा जोरावर सिंह की आंखें भर गई। उन्होंने कहा, वीरे असी गुरु दा अंश है ते तुसी क्यों रोंदे हो कि भी हम गुरु का अंश, आप क्यों रो रहे हो? तो कहते मैं इसलिए नहीं रो रहा कि शहादत दे रहे हैं हम, शहादत तो 5वीं पातशाही ने 9वीं पातशाही ने हमारे दादा ने भी दी है, मैं रो इसलिए रहा हूं कि तेरे से उम्र में मैं बड़ा हूं और मर तेरे से पहले शहादत तू देगा। तो कहते मेरे को गम इस बात का है। फिर जब वो दीवारें ऊपर आई और बाद में सफोकेट हो गए, वो बेहोश हो गए, अभी उनके प्राण नहीं गए थे, दोनों साहिबजादे अभी जीवित थे, उनके प्राण नहीं गए थे। तो उस वक्त सूबा सरहिंद का जो सूबेदार था वजीर खान, उसने आदेश किए कि इनको ज़िबा करो। तो पहले छोटे साहबजादे को ज़िबा किया गया, उनकी नस काटी गई यहाँ से, और बताते हैं कि 2.5 घड़ी में उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। 2.5 घड़ी का मतलब कोई 11-12 मिनट में उन्होंने तड़प तड़प के हाथ पैर मार के उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। उसके बाद उनसे बड़े साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी 2 वर्ष की आयु में थे, उनको भी उसी तरीके से ज़िबा किया गया और उनको 13 घड़ी लगी प्राण त्यागने में। तो ये जो ज़िबा का कंसेप्ट है हलाल का, कि आप नस काट के छोड़ दीजिए, लेट देम ब्लीड टू डेथ, तो इस तरीके से साहबजादों को शहीद किया गया। तो उन साहबजादों की याद में जो हम लोग वीर बाल दिवस मनाते हैं या सुनते हैं करते हैं, तो ये उन साहबजादों की याद में जिन्होंने देश धर्म की रक्षा के लिए इतनी छोटी उम्र में, और इतिहास में कहीं कोई इसका पैरेलल नहीं है, इसका इक्विवेलेंट नहीं है जहाँ पे इस कदर कुर्बानियाँ दी गई हों। फिर 1708 में, पहले 1707 में गुरु गोबिंद साहब सच्चे पातशाह की मुलाकात होती है बाबा बंदा सिंह बहादुर से। उनको अपने 5 तीर बख्शते हैं महाराज। 5 तीर बख्शने के बाद उनको हुक्म दिया जाता है कि जाके आप अब पंजाब का सूबा संभालो, और सिखों को हुक्म होता है कि हमने दक्षिण में आके हमने यहाँ पे काम करना है। तो 1707 के बाद 1708 में गुरु गोबिंद साहब की तरफ से वचन होते हैं कि आज्ञा पही अकाल की तबह चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रकट गुराह की दे, जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द में ले, राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई, खवार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। अब कहते हैं कि मेरे को अकाल की आज्ञा हुई इसलिए मैंने ये पंथ चलाया है, आज्ञा पही अकाल की तबह चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, कि गुरु ग्रंथ साहब को ही आपने गुरु मानना है। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रकट गुराह की दे, कि ये लिविंग गुरु प्रकट गुराह की दे, इसके अंदर जो शब्द हैं, जो बाणी है, जैसे कि मैंने आपको बताया उसमें भट्टों की बाणी है, उसके अंदर भक्तों की बाणी है, उसमें गुरसिखों की और गुरुओं की बाणी है। प्रकट गुराह की दे, जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द मिले, जिसने उस प्रभु को पाना है शब्द में ढूंढ लो, शब्द में तुम्हारे को प्रभु मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा। फिर कहते हैं राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई, हुक्म सिखों को हुआ है कि तुमने गुरु ग्रंथ साहब को मानना है, और कहते हैं राज करेगा खालसा, की तुम्हारा ही खालसा राज करेगा। आकी रहना कोई, दुश्मन आकी बाकी नहीं है, ये लोग कहते हैं बाकी नहीं, आकी रहना कोई दुश्मन आपका रहेगा नहीं। ऑल योर एनिमीज एडवर्सरीज
विल बी किल्ड एंड एलिमिनेटेड। आकी रहे ना कोई, खवार हुए सब मिलेंगे, बचे शरण जो हुए, जो शरण में बचे हुए वो सब हम जब लास्ट में जब जाएंगे तो मिलेंगे सब। किसको कैसे मिलेंगे? बचे शरण। अब शरण किसकी बात? गुरु ग्रंथ साहब की शरण की बात हो रही है। दैट इज वाई अब मैं जो श्रृंखला थी 10 गुरुओं की, वो 10 गुरुओं की श्रृंखला में जो 11वें गुरु हैं वो गुरु ग्रंथ साहब हैं, उनको लिविंग गुरु मानते हैं, ये गुरु के हुक्म के अंदर मानते हैं। और ये है कि जो बचे शरण में हुए, जो गुरु ग्रंथ साहब के वाणी के शरण में बचे हुए हैं, शब्द गुरु का कंसेप्ट जो है वो सिखों में ही है, हमारे में, आप में, हम में है ये कंसेप्ट शब्द गुरु का। उसके बाद जैसा आप जानते हैं कि 1708 में फिर जब बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरु साहब से मिलते हैं, उनको पता लगता है ये सारा कुछ हुआ है, फिर वो ऊपर आते हैं, चढ़ाई करते हैं। पहले खांडा खेड़ी करके एक जगह है सोनीपत में, वहाँ पे आके पहला मोर्चा लगाते हैं। उसके बाद वो जाते हैं सडौरा में, सडौरे से वो जाते हैं सिरंद, और सिरंद के अंदर जो आप कभी जाएंगे तो चपड़चिड़ी करके है वहाँ पे मौली के पास, वो सिरंद फतेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिरंद के अंदर एक भी बिल्डिंग, एक भी इमारत खड़ी नहीं छोड़ी, पूरा सिरंद ढाके बदल कर दिया, बराबर कर दिया था, बिल्कुल लेवल में कर दिया था सिरंद समेत उस सूबे के किले को, कुछ नहीं छोड़ा, ध्वस्त कर दिया था सारा। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने इस तरीके से बदला लिया और उन्होंने फिर खालसा राज की स्थापना करी और नानकशाही सिक्का चलाया। खालसा राज की स्थापना करी लोहगढ़ के अंदर, लोहगढ़ भी हरियाणा में है, यमुनानगर जिला है। लोहगढ़ में खालसा राज की स्थापना हुई और उसके बाद जब 21 जंगें लड़ी बाबा बंदा सिंह बहादुर में, आखिरली जंग में जब वो गिरफ्तार हुए, पकड़े गए, तो बाबा बंदा सिंह बहादुर को और उनके बेटे को, उनका नाम अजय सिंह था, और उनके साथ 783 उनके जो सैनिक थे, योद्धा थे, उनको साथ लेके गए। दिल्ली ले जाके उनको हाथी के ऊपर बैठा के पिंजरे में कैद करके बांध के लेके गए थे, क्योंकि बहुत बहुत शूरवीर थे, बहुत दम था उनके अंदर, योद्धा बड़े मजबूत थे वो। तो उनके सामने भी वही सवाल रखा गया कि या तो तुम कन्वर्ट कर जाओ या मार दिए जाओगे। तो रोज 100 सिख उनके साथ के, जो उनको शहीद किया जाता था हर रोज। और सिखों के अंदर ये लिखित है, और ये मैं नहीं कह रहा क्योंकि मैं इस पक्ष से बोल रहा हूँ, अखबार दरबार मौला में जो उस वक्त उनका एविडेंस था, उसमें ये दर्ज है कि 100 सिखों में से ये होड़ लगती थी कि आज पहले मैं कत्ल होऊंगा, आज मैं पहले कत्ल होऊंगा, मेरे को पहले कत्ल करो। होड़ ये नहीं थी कि भी मेरे को बाद में करना है या मेरे को छोड़ दो। या जैसे उसमें से एक इंसिडेंट आता है जब एक बच्चे की माओ में होता है प्यार अपने बच्चों को लेके, तो वो गई, उसने बोला कि ये मेरा बेटा है, ये इसके साथ नहीं है, आप इसको छोड़ दो, इसका कोई लेना देना नहीं, आपने गलत पकड़ लिया। तो लड़के से पूछा जाता, हाँ भाई ये ठीक कह रही है तेरी माँ? कहता ये मेरी माँ ही नहीं है। कहता मारो मेरे को, काटो, खत्म करो। तो ऐसा जज्बा। बट जब बारी आई बाबा बंदा सिंह बहादुर को कत्ल करने की, सबसे पहले उनके बेटे अजय सिंह को 2 साल की अवस्था में थे, बहुत छोटी उम्र में थे। सबसे पहले उनका दिल जो है वो सीना काट के, उनका दिल खींच के निकाला गया, काट के नहीं, खींच के निकाला गया, उखाड़ा गया नसों समेत, और उनके मुंह के अंदर डाला गया। उसके बाद उनके बेटे के टुकड़े कर करके उनकी गोद में डाल दिए। फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर के हाथ काटे गए, उनके पैर काटे गए, उनका धड़ काटने के बाद सिर काटा गया, और लास्ट में उनके शरीर का जो भी कुछ बचा था वो हाथी के पैरों के तले रौंद दिया गया। तो इस कदर की तशद्दुद जो है वो सिखों ने उस वक्त झेली, और उसमें से निकल के जब कहते हैं देश धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानियां दी गई, तो ये लासानी कुर्बानियां इस किस्म की हैं। पर वक्त आगे जाके थोड़ा सा परिवर्तित भी होता है, बदलता भी है। इस वक्त तक सिख भी मजबूत थे। छोटी छोटी मिसलों को इकट्ठा करके एक राज बनाया महासिंह ने। उनके बेटे फिर बाद में आए महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह 16-17 साल की अवस्था में थे जिस वक्त वो पहली बार अपनी सेना लेके अफगानिस्तान पे चढ़ाई कर गए। अफगानिस्तान में चढ़ाई करके वहाँ से अब
सोमनाथ का मंदिर गिराया, उस बात को 600 साल के लगभग गुजर चुके हैं। महाराजा रणजीत सिंह अभी 17 साल की उम्र में है। एक 17 साल का बच्चा जिसका पिता राजा है, उसके मन में ये जज्बा है कि मैंने जाके सोमनाथ के दरवाजे लेके आने अफगानिस्तान से। और ये कल परसों की बात, यहाँ कोई 1-2 पीढ़ी की बात नहीं है, 600 साल पुरानी बात होगी। 600 साल बाद तक भी चेतना के अंदर, भारतीय चेतना के अंदर ये था कि हमारे मंदिर लूटे गए और हमारे दरवाजे ले जाके वहां पर उन्होंने अपनी मस्जिदों में लगाए हैं। तो ये 16 साल की अवस्था का लड़का वहां से दरवाजे उखाड़ के लेके आता है और संदेशा भेजता है कि जी हमने सोमनाथ के दरवाजे वापस लगाने, तो पता लगा मंदिर ही नहीं है। तो उस सोमनाथ मंदिर के दरवाजे दर्शनी ड्योढ़ी में दरबार साहब में लगाए जाते हैं, श्री हरमंदिर साहब अमृतसर में, जिसको आप गोल्डन टेम्पल कहते हैं, आजकल रिपेयर के लिए उतारे हुए। तो वो चंदन के दरवाजे, महकते हुए दरवाजे वहां से उतार के वापस ला के यहाँ लगाते हैं। तो ये चेतना थी। जो कोई पूछता है कि सिक्खी का सनातन से क्या रिलेशन है, तो 700 साल 600 साल बाद भी एक 17 साल की उम्र का लड़का अफगानिस्तान से जाके अपनी इज्जत, अपनी आबरू समझ लीजिए, वो वहां से वापस लेके आता है। ये संबंध है। और बताता हूं, यही महाराजा रणजीत सिंह, अभी काशी विश्वनाथ आप में से कितने गए हैं, जाके आए हैं? आपने मंदिर के ऊपर सोना देखा है? वो 20 मन सोना जो है वो महाराजा रणजीत सिंह का ही भेजा हुआ है। ये संबंध है। बात करते हैं 1857 में आजादी की पहली जंग हुई। आजादी की पहली जंग 1857 में हुई। ठीक 1 साल बाद नवंबर 1858 में एक और आजादी की जंग हुई। जानते हैं आप कौन सी आजादी की जंग थी? वो राम मंदिर। यस। 1858 के नवंबर में बाबा फकीर सिंह यानी जत्थेबंदी वो जाते हैं और वो बाबरी में ताले तोड़ते हैं, जहां पे रामलला की मूर्ति थी, वहां पे दोबारा जाके हवन पूजन कराते हैं। 1 महीने तक वहां पे वो करवाते रहते हैं। उसके बाद उनके ऊपर FIR दर्ज करती है अंग्रेजी हुकूमत, उनके ऊपर तशद्दुद करती है, उनमें से कुछ लोग टॉर्चर में मारे जाते हैं। तो ये है सिक्खी और सनातन का संबंध। जिनको ना पता हो उनके लिए ये बहुत जरूरी है जानना। अब इतिहास को थोड़ा सा समेट के और नजदीक आ जाते हैं। तो चाहे कितने भी युद्ध हों अंग्रेजों के समय में भी, चाहे जिस वक्त फौज में आपने पिक्चर देखी होगी सरागढ़ी, तो वैलर था। जैसे मैंने आपको बताया कि वो 52,000 से 1800-1700 लड़ गए थे, ऐसी 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम का हूँ वाली जो बात है। 21 सिख थे वहां पे। एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट थी सरागढ़ी और 2 फोर्ट्स थे। फोर्ट लॉकहार्ट था, एक दूसरा था, उसके बीच में ऑब्जर्वेशन पोस्ट थी। वो आपने सबने पिक्चर देखी होगी। तो 10,000 यूसुफजई पठानों के साथ ये 21 सिख जो है वो मोर्चा संभाल के डटे रहे। ये जज्बा है, ये गुरुओं का दिया हुआ जज्बा है, ये वाणी के अंदर से आया हुआ जज्बा है। वो जो शहादतों के बारे में पढ़ा हुआ है, या उस समय जैसे हमारे दादा परदादा बाप दादों ने जो देखा हुआ अपनी आंखों से, वो उनके मुंह से हमारे कानों में बात आई हुई है। ये जज्बा है, ये इंस्पायर करता है हमारे को। फिर अब जो बात प्रासंगिक आ जाती है उस पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपने अर्जुन सिंह जी की तस्वीर लगाई है। यहाँ पे एक तस्वीर अगर और होती लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की, और वो आइकॉनिक फोटो होती जिसमें AA के न्याजी अपना आधा मुल्क वहां लिख के दे रहा है। मेरे पेज में तो AA के न्याजी जो है वो सरेंडर इंस्ट्रूमेंट साइन कर रहा है और अपना आधा मुल्क वहां पे टेबल के ऊपर रख के जा रहा है। वो भी एक सिख जर्नल था। तो बात यहां से आगे लेके आते हैं। ये जो सब चल रहा है, मैंने आपको पहले कहा कि गुरु नानक साहब ने अंक 360 पे अंकित है, खुरसान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया, एटी मार पई कुरलाने तय की दर नहीं आया। तो कहीं पे नहीं लिखा कि खालिस्तान डराया है या पंजाब डराया है या दिल्ली डराया, ऐसा नहीं है। तो कल्पना जो कल्पना गुरु नानक साहब की है हिंदुस्तान की, वो हिंदुस्तान की कल्पना जो है वो इट इज मच बियॉन्ड दी बॉर्डर्स। ये जो कहते हैं यही कि जी अगर आप हिंदू राष्ट्र अखंड भारत मांग सकते हो,
तो खालिस्तान नहीं मांग सकते क्या? तो वो जो हिंदुस्तान की जो परिकल्पना है वो इन बॉर्डर्स से भी बहुत बहुत परे है। जो अखंड भारत की आप तस्वीर देखते हो, भारत माता की तस्वीर आगे लगी होती है, उससे भी बड़ा है हिंदुस्तान। तो ये लोग जो कर रहे हैं, दिस इज एन एजेंडा। ये एजेंडा बड़े वाजे बता रहा हूं मैं आपको, और इसके अंदर कोई डाउट मत रखना। इसमें CIC कैनेडियन सीक्रेट सर्विस है, CIA है, ब्रिटिश MI6 है, पाकिस्तान की ISI है और चाइनीज सीक्रेट सर्विस। ये सारे लोग मिलके दे वांट टू कीप इंडिया डिस्टेबलाइज्ड। हम जब नेशन स्टेट्स की बात करते हैं, नेशन स्टेट्स के अंदर, और मैं क्यों ये सारी बात बता रहा हूं, मैं प्रासंगिक भी कर दूंगा, जोड़ भी दूंगा अभी। एक होता है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जैसे US है, अब तो US भी नहीं रहा सॉलिड स्टेट, या रशिया है, दिन इफेक्ट है। तो ये दीज आर सॉलिड स्टेट्स, दी अदर आर लिक्विड स्टेट्स। कभी भी मेल्टडाउन आ जाता है, अफगानिस्तान है, सीरिया है, पैलेस्टाइन है, जॉर्डन है, ये दीज आर लिक्विड स्टेट। और एक होती है जेली स्टेट। दे वॉन्ट टू कीप इंडिया इनटू अ जेली स्टेट। ये कभी चाहते ही नहीं है कि इंडिया मजबूत हो जाए, भारत वो भारत हो जाए जैसा हम सुना करते थे कि भी ये विश्व गुरु था। बट मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये कितना ही डिनाई कर लें, और हकीकत ये है कि ये भारत को उसका जो हक बनता है, उसकी जो राइटफुल प्लेस है अंतर्राष्ट्रीय पत्र पे, वो भारत को डिनाई करना चाहते हैं, और वो डिनाई नहीं कर पा रहे, तो वो सिर्फ डिले कर रहे हैं। ये सब जो तमाशा आप देख रहे हैं, दिस आर ऑल डिलेइंग टैक्टिक्स। चाहे किसान आंदोलन था, देखिए मैं खुद किसानी से आता हूँ, ये जो 3 कानून थे फार्म लॉज, दे वर फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स। और अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाते और भारत की 70% आबादी जो किसी ना किसी तरीके से कृषि से जुड़ी हुई है, यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जिनका कोई ना कोई काम कृषि से जुड़ा रहता है, नहीं भी जुड़ा तो आपके टेबल के ऊपर तो खाना आता ही है ना। तो भारत की 70% आबादी जिनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट कृषि से जुड़ा हुआ है, अगर वो मजबूत हो जाएं, अगर उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाए, अगर उनको डोल्स की और सब्सिडीज की जरूरत ना पड़े, तो भारत कितने दिनों में नंबर 1 इकोनॉमी को टच कर सकता है, और कितना मजबूत और सॉलिड स्टेट बन सकता है, और कितनी जल्दी बन सकता है, ये बात इनको पता थी। दैट इज वाई दे क्राफ्टेड एंड क्रिएटेड ऑल ऑफ दिस। और अभी भी जब किसानी आंदोलन 2.0 चल रहा है, तो उसमें किसान नेता दल्लेवाल, उसने कहा है कि राम मंदिर बनने के बाद मोदी की और बीजेपी की पॉपुलैरिटी इतनी ऊपर चली गई थी कि इसको कंट्रोल करने के लिए, उसको कर्व करने के लिए कुछ तो करना था। इट इज अ पॉलिटिकल आंदोलन, इट इज नॉट अ फार्मर्स आंदोलन। और जो पहला आंदोलन आपने देखा, वो भी आड़तियों का आंदोलन था, किसानों का नहीं था। भारत के अंदर जितनी MSP के ऊपर परचेज होती है, उसमें से 6% होती है परचेज। सिर्फ जो MSP लिस्टेड है, वो 6% परचेज सिर्फ और सिर्फ पंजाब हरियाणा से होती है। बाकी स्टेट्स में तो MSP का बेनिफिट ही बहुत कम मिलता है। अब मैं क्यों कह रहा था दे वांट टू कीप पंजाब डिस्टेबलाइज्ड एंड दे वांट टू कीप इंडिया ऑन द ब्रिंक, और वो क्यों भारत को जेली स्टेट में रखना चाहते हैं। उनको ये नजर आता है कि पंजाब के लोग और ये सिख कौम, इनका अटेंशन डाइवर्ट करके रखो, इनको दिल्ली से लड़ा के रखो। देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सिख्स एंड दिल्ली, पर वो मुगलों और अंग्रेजों के जमाने तक थी। अपने जमाने में जब अपनी ये दिल्ली हमारी दिल्ली है, और मैं बार बार बोलता हूं, कश्मीर से लेके अंडमान तक, लक्षद्वीप तक, और यहां जोधपुर जैसलमेर से लेके और अरुणाचल तक, पूरे भारत का पंजाब है। और ऐसे ही कश्मीर से लेके अंडमान तक और जोधपुर से लेके अरुणाचल तक पूरा भारत पंजाब का है, हमारा ही तो है। और ये टैक्टिक्स जो है बॉर्डर स्टेट को डिस्टर्ब रखने की, एक बॉर्डर स्टेट के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट खड़ी करने की, एक बॉर्डर स्टेट के अंदर सिविल डिसोबीडियंस और सिविल राइट्स की स्थिति पैदा करने की, दिस इज द ओनली एम, दिस इज द ओनली मोटिव। और मैं आपको एक चीज और वाजे कर देता हूं, देयर इज जीरो पॉपुलर सपोर्ट ऑन ग्राउंड फॉर दिस। बहुत कम लोग हैं,
और उनका जिनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। और मैं कल ही हम डिनर पे बैठे थे तो मैं कह रहा था कि आप एक काम करना, आप टीवी में भी खोल के देखना, ये जो आप ट्रैक्टर्स देखोगे ना, मैक्सिमम आर ब्रांड न्यू ट्रैक्टर्स। ये स्पॉन्सर्ड आंदोलन है जी, ये स्पॉन्सर्ड आंदोलन है जी, ये इट्स नॉट अ नेचुरल आंदोलन। अच्छा, फिर उन नए नए ट्रैक्टरों के ऊपर भी 2-2 लाख रुपए के जो है म्यूजिक सिस्टम लगे हुए हैं। 40 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर है, उसके पीछे ट्रॉली लगा रखी है, खींच के लेके जा रहे हैं जी हमको एमएसपी चाहिए। बताओ भाई, 1 करोड़ रुपए की तो तुम गाड़ियां लेके सड़क पे घूम रहे हो और तुम कह रहे हो कि जी हमारे को एमएसपी चाहिए, ये हमारा हक है। एंड द डिमांड्स आर वेरी अनरीजनेबल, और उनको पता है कि ये डिमांड्स कभी मानी नहीं जाएंगी, अनरीजनेबल डिमांड्स है। और दैट इज व्हाई दीज डिमांड्स एग्जिस्ट, बिकॉज दे आर अनरीजनेबल। बिकॉज रीजनेबल डिमांड्स तो पहली मीटिंग में पहले दिन ही मान ली गई थी, अनरीजनेबल मानी जा सकती। और एक जो विशेष बात है, मैं आपसे सबसे बल्कि 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली चीज तो ये है कि जिस दिन हमारी अटेंशन, मैं हमारी से मतलब कह रहा हूं आप सब उसमें शामिल हैं, ऐसा नहीं कि पंजाब का अकेली की प्रॉब्लम है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, केरला है, कर्नाटका, तमिलनाडु, भारत की जिस दिन अटेंशन इस बात पे आ गई ना कि भाई हमने, जैसे हम बात कर रहे थे कि हमको करतारपुर साहब वापस चाहिए, हमको ननकाना साहब वापस चाहिए, हमारे को वेस्ट पंजाब की हमारी वो जमीनें हमारे को वापस चाहिए जो उस वक्त 1 हफ्ते में आके लॉर्ड रैडक्लिफ लाइन खींच के चला गया और देश बना के चला गया। जिस दिन हमारी इंटेंशन उस पे आ गई और आप लोग सब उस दिन खड़े हो गए कि साहब ये वापस चाहिए, बिकॉज इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन। जब तक राजनेताओं के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा तब तक डिसीजन मेकिंग नहीं होगी। जिस दिन हमारी इंटेंशन हो गई उस दिन पाकिस्तान छोड़ो, अमेरिका छोड़ो, किसी का बाप नहीं रोक सकता हमारे को। और ये हार्ड फैक्ट और ये हार्ड रियलिटी। और मैं कहता हूं और बाहैसियत सिख कहता हूं, राम मंदिर के बनने के बाद इस भारतवर्ष की और दुनिया में रहने वाली जो सनातन सभ्यता है उसने सोते सोते ही आंखें बंद में ही एक अंगड़ाई ली है। अभी जागे नहीं हो आप। जिस दिन जाग गए उस दिन ये भी पता लगेगा कि कराची में काली माता का मंदिर था जिसके ऊपर तोड़ के टॉयलेट बना दिए गए। लाहौर में गुरु नानक दरबार करके एक बड़ा बहुत खूबसूरत गुरुद्वारा साहब बना था, उसको तोड़ के वहां मॉल बना दिया गया। गुरु नानक साहब की 1800 एकड़ जमीन के ऊपर ढाका के अंदर ढाका यूनिवर्सिटी बना दी गई। शारदा पीठ भी चाहिए हमारे को, हिंगलाज माता का मंदिर भी चाहिए हमारे को। भाई हम व्हाई डू वी स्टॉप एट जस्ट 2 किलोमीटर्स फ्रॉम द बॉर्डर? हम क्यों कहें कि भैया 2 किलोमीटर पे करतारपुर साहब आएगी दे दो हमारे को, या 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर पे ननकाना साहब आएगी दे, तो हम तो हिंगलाज माता जाके बलूचिस्तान के अंदर भी लेके आएंगे। और ये भारतीय चेतना का सवाल है, ये दिस इज अ मैटर ऑफ योर एग्जिस्टेंस। शक्ति पीठों के अगर ऊपर टॉयलेट बना दिए जाएंगे या शक्ति पीठों को ढाके वहां पे अगर रिजॉर्ट बना दिए जाएंगे, या ऐतिहासिक गुरुद्वारों को तोड़ के उनके ऊपर शॉपिंग मॉल और रिजॉर्ट्स बना दिए जाएंगे जहां पे कोई मर्यादा नहीं है, बिल्कुल हमारे विचारों से उल्ट है, तो दैट इज समथिंग वी कैन नॉट टॉलरेट। और क्यों हमारा इनके ऊपर अटेंशन ना जाए इसलिए ये डाइवर्जन है। क्यों भारत विश्व गुरु ना बने या डिले कर दिया जाए। बट मैं आपको बता देता हूं, इंडिया हैज अराइव्ड, इंडिया हैज अराइव्ड ऑन द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म, और दुनिया, द वर्ल्ड इज स्टैंडिंग इन ओवेशन। लोग खड़े होकर तालियां मारे कि भारत आ गया है। भाई आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो, आपकी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग हो, आप अपने फाइनेंसेस को, अपने नागरिकों के हितों को पहले रखें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करें। थिंग्स हैव चेंज्ड ओवर द पास्ट 10 years और वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, बिकॉज जो ट्रेजेक्ट्री ऑफ ग्रोथ है वो बहुत शार्प है। इट इज अ वेरी स्टीप ट्रेजेक्ट्री ऑफ ग्रोथ दैट इंडिया इज अचीविंग, और वो उस वक्त में जब वर्ल्ड क्राइसिस है, इसलिए ये आंदोलन है। इंडिया स्टेबल ना हो जाए, इंडिया कंफर्टेबल ना हो जाए, एक बॉर्डर स्टेट आपकी डिस्टर्ब रहे, एक ऐसी स्टेट जो नंबर 1 पे होती थी आज नंबर 14 पे है, जहां से बच्चे बाहर जाके पूछे, पता ही है उसमें, तो आप सबको पता है, कनाडा, यू ऑल नो, इज बिकम द फेवरेट। ऐसा नहीं था पहले।
यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी, यहाँ पे इंडस्ट्री थी, यहाँ पे मौके थे, अवसर था। अब वो मौका, वो अवसर, वो सब बाहर नजर आता है ना, ग्रीनर पास्चर। क्यों सिस्टमैटिकली डिस्टेबलाइज पंजाब को किया गया? टारगेट पंजाब अकेला नहीं है, टारगेट पूरा भारत है। माइंडसेट बैल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया है, इसलिए ये आंदोलन है। तो ये क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए कि पंजाब टारगेट पे नहीं है, ये महाराष्ट्र भी टारगेट पे है। कभी आप सुनना उनके स्टेटमेंट्स को, बंगाल अलग होना चाहिए, महाराष्ट्र अलग होना चाहिए, तमिलनाडु अलग होना चाहिए। ये डिस्कशन में, डिस्कोर्स का उनके हिस्सा है। इट इज फॉर देम टू डिनाई यू योर राइट, दैट इज व्हाई दीज आंदोलन आर हैपनिंग। चाहे वो शाहीन बाग में हो, चाहे वो दिल्ली के बॉर्डर पे हो, चाहे वो शंभू बॉर्डर पे हो, एवरी नाउ एंड देन, क्योंकि राम मंदिर के बाद हिंदू ने अंगड़ाई ले ली। उठे नहीं हो आप, मैं खुश होने की जरूरत नहीं है मत खुश होइए, अभी भी आंखें बंद है। क्योंकि वो स्पार्क, वो जो एक स्ट्रेंथ, एक पुश चाहिए ना, वो पुश नहीं नजर आता अभी भी। हाँ, इतना मैं मानता हूं कि एक अंगड़ाई ली है, एक रियलाइजेशन हुई है कि हाँ अच्छा ऐसा हो सकता है 550 साल के बाद। 1 सहस्त्र वर्षों में, देखिए पहले भी कोई बहुत बड़ा मंदिर नहीं था भगवान राम का, ये लेट्स एडमिट इट। जैसे मीनाक्षी टेम्पल है, या जैसे तिरुपति टेम्पल है, तिरुपति बालाजी तिरुमला, उस साइज का कोई बड़ा मंदिर 1 सहस्त्र वर्षों में, 1000 सालों में अगर भारत में कोई बना है तो ये 22 जनवरी को आपने अपनी आंखों से देखा है। 1000 साल। तो ये कुंभकर्ण से भी गहरी नींद में अभी एक अंगड़ाई ली है। मैं तो कहता हूं जागो, जाग जाओगे, इम्पॉसिबल इज नथिंग। हमारी अपनी जमीनें, वी कैन रिक्लेम आवर लॉस्ट लैंड। हमारा अपना पोजीशन है, जैसे कहते हैं कि विश्वगुरु, वी कैन रिक्लेम आवर लॉस्ट पोजीशन। जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ थी भारत की, वी कैन एक्चुअली रिक्लेम दैट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑल्सो। बट उसके लिए समाज में जागरूकता चाहिए, आप लोगों का जागना बहुत जरूरी है। और मैं इसके लिए फिर दोबारा एक बार मृगांक जी का, उनकी पूरी टीम का, प्रबोधन मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये ऐसे ऐसे कार्यक्रम कराते हैं जिसमें प्रयास होता है कि एक बार जाग ही जाएं। तो पुनः आपका मुझे यहाँ मंच देने के लिए, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सवाल हमारे पास पहले से आए हैं तो मैं उनसे शुरुआत करूंगा, और अनुरोध है हमारे सब श्रोताओं से कि अगर कोई नए सवाल हो तो ज़रूर भेजें और हम उन्हें उठाने का प्रयत्न करेंगे। आपने थोड़ा सा इतिहास के बारे में बात की, तो एक 1947 का जो विभाजन हुआ और जिसका काफ़ी बड़ा एक प्रभाव पंजाब पे पड़ा, तो सिखों की मानसिकता या सिख संप्रदाय पे इसका क्या असर हुआ? और आगे चल के दोनों तरफ, एक तरफ थोड़ा सा खालिस्तान का वाद यहाँ शुरू हुआ, बट पाकिस्तान में भी आतंकवाद के काफ़ी लोग हैं, तो इन दोनों का एक दूसरे पे क्या असर हुआ और क्या इसमें कोई साझेदारी हुई, क्या असर हुआ, इसके ऊपर आपका क्या? देखिए कि मैं, जैसे मैं पहले डिस्कस कर रहा था आपके साथ ग्रीन रूम में बैठ के, कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें मैंने नहीं डिस्कस करी आज, वो मैंने ऑन पर्पस नहीं करी, क्योंकि एक मोरल ऊपर रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम, ठीक है समय था, बट आज की डेट में वी नीड टू कीप आवर मोरल हाई एंड वी हैव टू कीप आवर चिन अप। बट आपने जो सवाल पूछा है उसका, वी हैव टू डू जस्टिस टू द क्वेश्चन। सच्चाई ये है कि जो सिख साइकी है, हम उसको कहते हैं लहंदा पंजाब है, चढ़दा पंजाब है। लहंदे पंजाब दे विच जो पाकिस्तान में वेस्ट पंजाब है, उसमें ऐतिहासिक गुरुद्वारे, गुरु घर जो हैं वो हमारे से ज़्यादा थे। उनकी ना तो सेवा हुई ना संभाल हुई पार्टीशन के बाद। दैट इज़ अ रिलीजियस इम्पैक्ट। जो सोशल इम्पैक्ट साइकी पे हुआ, वो मैं आपको सिर्फ एक इंसिडेंट रावलपिंडी का बता देता हूँ। एक किताब बाज़ार में उपलब्ध है, अगर आप में से कोई भी पढ़ना चाहे तो उस किताब का नाम है द रेप ऑफ रावलपिंडी, रावलपिंडी का बलात्कार। द रेप ऑफ रावलपिंडी करके किताब है, अगर आप पढ़ना चाहें आप देखिएगा।
उसमें अकाउंट्स हैं कि किस तरीके से उस वक़्त तशद्दुद हुआ, किस तरीके से उस वक़्त जो घटनाएं हुई किस प्रकार की थी, उसमें पूरे अकाउंट्स हैं। पर मैं आपको एक अकाउंट बता देता हूँ बिकॉज वो इतना ज़्यादा वायलेंट नहीं है तो मतलब बहुत ज़्यादा। एक पिता ने अपने घर के कुएं के पास अपने घर की लड़कियों को इकट्ठा किया, जिसमें उनकी बेटियां भी थीं, उनकी पत्नी, उनकी भाभियां, उनके घर के और बच्चे भी थे। और कुएं के पास पिछों दी गुत्थ हटा के ना, क्योंकि पीछे गुत्थ है तो जब तलवार चलेगी तो गुत्थ फंसेगी बीच में, तो पीछे से गुत्थ हटा के खट 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 करके उन्होंने खुद अपने हाथ से अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी पत्नी को, अपनी भाभियों को, अपने रिश्तेदारों को उन्होंने मारा। इसलिए मारा कि उनका शारीरिक शोषण जो बाहर मॉब है वो ना कर सके। तो ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है, जिन लोगों ने इस चीज़ को अपनी आंखों से विटनेस किया है, या जिस बाप को, मैं 2 बेटियों का पिता हूँ, जिस पिता को अपनी बेटियां मारनी पड़ गई उसके ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा होगा। दैट इज द हॉरर ऑफ पार्टीशन। और वो उसके सामने कुछ भी नहीं है कि आपने अपना 2000 गज का घर छोड़ दिया या आपने अपनी 50 किले या 100 किले जमीन छोड़ दी। उसके सामने इट इज नथिंग कि आपने हाथ से आपने अपने परिवार को, अपने बच्चों को मारा। दैट इज द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। डिस्प्लेसमेंट इन द ह्यूमन हिस्ट्री। पार्टीशन दुनिया में कई कंट्रियां बटी हैं भाई, कोई पहली बार थोड़ी ना कोई भारत का पार्टीशन हुआ था। बट जिस तरीके से पॉपुलेशन डिस्प्लेस की गई, और इन द वर्ड्स ऑफ अंबेडकर, द ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन वाज नॉट कंप्लीट। जो यहां से जाने चाहिए थे वो सब गए नहीं, उन्होंने वोट किया पर गए नहीं। और जो नहीं छोड़ना चाहते थे उनको छोड़ना पड़ा। उनने वायलेशन सही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक लॉस तो चलो बहुत मेजर था, वो तो कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, बट द इम्पैक्ट ऑन साइकी वाज मैसिव। और वो तो रुबाक भाई, इट कैन नॉट बी डिस्कस्ड आल्सो ऑन सच प्लेटफॉर्म्स। अंडरस्टैंड। 2 इंसिडेंसेस, एक आनंदपुर संकल्प, आनंदपुर रेजोल्यूशन, और उसके बाद चंडीगढ़ का जो मांग थी पंजाब की कि वो चंडीगढ़ पंजाब में आ जाए और वो इक्वली शेयर हुआ। तो 2 पॉलिटिकल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, उसका क्या असर रहा और किस हद तक इन दोनों मुद्दों से थोड़ा पंजाब में रोष बढ़ गया? देखिए, पहले तो अभी जो आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन है, इट इज़ बीइंग यूज्ड एज अ बार्गेनिंग चिप कह लीजिए, या आप ये कह लीजिए कि उसको एक तरीके से ब्लैकमेल की तरह यूज़ किया जाता है। वो उस वक्त वैलिड था जिस वक्त ये डिस्कस हुआ था, आज इट इज़ नॉट वैलिड। अभी एक इंटरनल इकोनॉमी देखिए, आपने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया है तो आप पंजाब में वैसी एक नई स्थिति थोड़ी ना खड़ी कर सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी सैड कि भगवंत सिंह मान पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान वाले पासे भी तुसी कंडा तार लाई है, हम हरियाणा वाले पासे भी कंडा तार लगी, सानू वखरा ही कर दो। दैट मीन्स कि आपने पाकिस्तान की तरफ तो कांटा तार लगा रखी है, हरियाणा की तरफ आपने और यहाँ पे बैरिकेडिंग कांटा तार लगा दी, हमारे को अलग ही कर दो। सो ये इन सब चीज़ों का रेसिडुअल इफेक्ट है, इनका बाई प्रोडक्ट है, ये जो आप कह रहे हैं कि इनका क्या है। और दूसरा आपने कहा कि चंडीगढ़ का इट शुड हैव बीन सेटल्ड, और सच्चाई ये भी है कि पंजाब के साथ धक्का भी बड़ा हुआ है। वेदर इट इज़ द हॉरर्स ऑफ पार्टीशन, या बाद में हिमाचल को यूटी बनाना, बाद में हिमाचल को अलग स्टेट बनाना, हरियाणा अलग करना, चंडीगढ़ को यूटी बनाना। बट अभी इन द करंट सर्कमस्टांसेस चंडीगढ़ इज बेस्ट एज ए इंडिपेंडेंट यूनियन टेरिटरी। इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन पंजाब। आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। कोई जरूरत नहीं है। हाँ नहीं, बिकॉज द काइंड ऑफ एटमोसफेयर यू हैव इन चंडीगढ़ इज एक्चुअली वेरी ब्लिसफुल एंड डिवाइन। और वहीं आप पंजाब में चले जाओगे, वही आप तमाशे यहाँ देखोगे चंडीगढ़ में जो आप वहाँ देख रहे हो, जलंधर में, अमृतसर में, मोगे में। वी डोंट वांट दैट हैपनिंग हियर। पंजाब इज बेसिकली अ पुलिस स्टेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जैसे आपने 47 का बोला, और एक बहुत ही संवेदनशील मोमेंट था। 84 भी एक उसी तरह का क्षण था हर सिख के लिए। वो एक धक्कादायक, मैं बोलूँ तो इस तरह का कुछ हुआ था। तो 2 चीज़ें, एक ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसके बाद, और ऑपरेशन ब्लू स्टार का क्या फ़र्क पड़ा कि वो किस तरह से पूरी जो एक नैरेटिव है उसके बाद किस तरह से बदला, और क्या शायद करना चाहिए? टू बी ऑनेस्ट, ब्लू स्टार वॉज अवॉइडेबल।
वो अवॉइड हो सकता था हैड द गवर्नमेंट फॉलोड द एडवाइस ऑफ द मिलिट्री और द एक्सपर्ट्स। पर नहीं, वो देयर वाज इन देयर माइंड कि एक सबक सिखाना है, अ लेसन हैज टू बी टॉट। तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि 6वीं पातशाही गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने अकाल तख्त की स्थापना करी, और वो मीरी पीरी के मालिक थे, इसलिए उनका रिलीजियस जो है सेंटर वो दरबार साहब सामने था और इधर अकाल तख्त बनाया। वो बेसिकली वहाँ दरबार लगता था गुरु साहब का, तो वो ध्वस्त किया गया। तो ऑब्वियसली एक इमोशनल डैमेज जब आप 47 के बैकड्रॉप में देखोगे तो एक दूसरा इमोशनल डैमेज जो है, और यहाँ फिर आप कह लीजिए कि 60s में जब पंजाब को दोबारा डिवाइड किया गया, रीऑर्गेनाइज किया गया, उसमें हिमाचल निकाल के चंडीगढ़ को यूटी बना दिया और इधर हरियाणा अलग हो गया, देन इट वाज अगेन अ ट्रॉमा फॉर पीपल ऑफ पंजाब। और वो अवॉइडेबल था क्योंकि जब भिंडरावाला मेहता चौक में था उसको वहीं से पकड़ लेना चाहिए था। He should not have been allowed to go inside the Golden Temple and reinforce with his forces inside the Golden Temple. उसको आप बाहर ही पकड़ लेते, बेटर था। उसको जाने दिया गया, उसके साथ जो वेपन्स थे उनको अंदर जाने दिया गया। This was all under the knowledge and watch of the then government. अब आ जाते हैं 84 के ऊपर। ह्यूमन हिस्ट्री, जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि रामायण 14,000 साल पुरानी है और उससे भी पुराने हमारे स्क्रिप्चर्स हैं और गुरु शिष्य परंपरा बहुत पुरानी है हमारे संग। तो आप तब से लेके और दुनिया में जितनी सिविलाइजेशंस हुई हैं आज तक, आप सबको पकड़ के एक साथ ले आइए, एक टेबल पे रख लीजिए, और आप मुझे एक एग्जाम्पल दे दीजिए जो तिलक नगर की सिखों की विधवा कॉलोनी का इक्विवेलेंट हो। एक उदाहरण दे दीजिए। और मैं ऐसे 200-400-500 साल की बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कभी से उठा लीजिए। दुनिया के अंदर अगर हमारे देश के ऊपर कोई धब्बा है, कोई दाग है, देश के ऊपर अगर मानवता के ऊपर कोई धब्बा या दाग है, तो वो तिलक नगर की विधवा कॉलोनी है, जहाँ पे सिर्फ विधवाएं रहती हैं, तो किसी का घर नहीं बसा हुआ। ये देन है उस वक्त की तत्कालीन सरकार की, ये देन है कांग्रेस गवर्नमेंट की। और मुझे कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कल को कोई लीगल नोटिस है, मैं खुल के बोलता हूँ। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आपके पिताजी आपकी पार्टी के नेताओं के द्वारा और उनके द्वारा उनके ऑर्डर्स पे जिन सिखों के गलों में टायर डाल के जला दिया गया, अगले दिन सुबह जिनकी अधजली लाशों को जानवर खा रहे थे, उनको न्याय आप कब दोगे? जो आपके, जहां आप दिल्ली में रहते हो, आपके घर से चंद किलोमीटर दूर तिलक नगर में जो विधवा कॉलोनी है, उन विधवाओं को आप कब इंसाफ दोगे? उनको न्याय कब दोगे आप? तो 84 इज अ बिग प्लॉट। मैं ये डिस्कस इसलिए नहीं किया आज इन माय स्पीच बिकॉज दीज आर वेरी इमोटिव इश्यूज फॉर मी ऑल्सो। मतलब जब हम छोटे साहबजादों की शहादत की बात करते हैं, मेरा गला भराता है। और ऐसे ही अभी मेरा गला भरा आ रहा है जब मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि राजनीति का आप देखिए ना कि किस हद तक गिर सकती है राजनीति। कि आप कह रहे हैं कि हम मिजोरम में, मणिपुर में तो हम जाके हम न्याय दिलाएंगे, हमको न्याय चाहिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तुम्हारे बाप ने जिनको मारा उनको न्याय दोगे क्या? चलो एडमिट करोगे क्या? एक इंटरव्यू में अर्नब के साथ तो उसने एडमिट कर लिया था कि यस देयर वर सम इन्वॉल्वड। वो सम कौन है वही बता दो, उनके नाम ही डिस्क्लोज कर दो अगर तुमको न्याय इतना ही प्रिय है। दिस इज ऑल पॉलिटिक्स सर। और सिख उस वक्त राजनीति का शिकार हुए, तीसरी चौथी बार बर्बाद किया सिखों। और ये नारा था कि इन्होंने हमारी मां मारी, हम इनको मारेंगे। और जंगपुरा में, जहांगीरपुरी में, आप जितने लोगों को आप कहीं जानते हैं दिल्ली में, आप पूछिए जो उस वक्त जीवित थे, आपको बताएंगे क्या हुआ था वहां पे। मॉब्स के मॉब्स, और सब कांग्रेस लीडर थे। और कोर्ट डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है एक जगदीश टाइटलर की, उसने बोला कि मैं 2 नवंबर को 1984 को मैं और राजीव गांधी, ही वाज अ फ्रेंड टू राजीव गांधी, हम एम्बेसडर कार में तिलक नगर गए, हम जहांगीरपुरी गए। और ये फॉर रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा कत्लो गारत जिन जिन जगहों से वो निकल के गए वहीं पे हुई। और एज प्राइम मिनिस्टर ही वाज नॉट कैरिंग एनी सिक्योरिटी, वो खुद चला के लेके गया गाड़ी। ही वांटेड टू मेक श्योर कि मैक्सिमम सिख मारे जाए ताकि इन सिखों को एक सबक सिखाया जाए, दे कैन बी टॉट अ लेसन। I think, like you said, we need to move a bit ahead, but आज की तारीख में दो चीज़ें जो सुनने में आती हैं, लेकिन आपसे हम जानना चाहते थे। एक, पहले भी सिखों ने कन्वर्जन्स का बहुत
जिसे एक दबदबा था और उसके खिलाफ लड़े, पर ऐसा कहते हैं कि आज भी कन्वर्जन का प्रॉब्लम है, लेकिन ये शायद क्रिश्चियनिटी की तरफ है। और दूसरा, सिख समुदाय थोड़ा सा क्या बढ़ रहा है, जैसे कुछ छोटे छोटे पंथ पैदा हो रहे हैं। तो ये दो चैलेंजेस आज कितने बड़े हैं और इसके लिए क्या करना चाहिए? ये जो कन्वर्जन बाय मिशनरीज की प्रॉब्लम है, इट इज़ बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ शिरोमणि अकाली दल बादल एंड द SGPC। अगेन, मेरे को कहने में कोई शर्म नहीं है। इन्होंने पंथ की राजनीति, इन्होंने धर्म की राजनीति की पंजाब में आज तक, पर इन्होंने कभी पंजाब को या पंथ के लोगों को उस तरीके से संभाला नहीं। सोसाइटी धीरे धीरे धीरे, जैसे मैं आपको कह रहा था ना कि जब आप कास्ट डिस्कस करते हो तो आप तनखैये कहे जाते हो, आपको सजा लगती है कि यू शुड नॉट डिस्कस कास्ट। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और कास्ट बेस्ड डिविजन इन दी सोसाइटी वो इतनी डीप चली गई, जहाँ सिख गुरुओं ने राइट अप टू बाबा बंदा बहादुर एंड राइट अप टू महाराजा रणजीत सिंह, इट इज़ बेसिकली जो आप देख रहे हो ना, इट्स अ लीडरशिप क्राइसिस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। महाराजा रणजीत सिंह के बाद, या आप कह लीजिए जनरल हरि सिंह नलवा के बाद, कोई ऐसा लीडर ही नहीं आया सिखों में जो इस कौम को संभाल ले या इकट्ठा कर ले। कास्ट बेस्ड डिविजन्स इस हद तक है कि गुरुद्वारे तो हैं ही हैं, ये अपर कास्ट का गुरुद्वारा है, ये लोअर कास्ट का गुरुद्वारा है, शमशान घाट भी बांट लिए। नहीं, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। ये बुरा लगता है सुनने में कि छोटी कास्ट के सिख हैं, उनका गुरुद्वारा अलग है, उनका वो शमशान घाट भी अलग है। दिस इज द फैक्ट। और जहाँ सिखों की सिरमौर संस्था है SGPC, उसके पास 1200-1400 करोड़ का एनुअल बजट है, वहीं मिशनरीज के पास भी हजारों करोड़ बाहर से आ रहा है हर साल कन्वर्जन के लिए। अगर आप यू डोंट कम फॉरवर्ड, आपको जरूरत है, इफ आई डोंट कम फॉरवर्ड एंड होल्ड योर हैंड एज अ सिरमौर संस्था या एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ संस्था, तो यू विल फाइंड सपोर्ट समवेयर एल्स। और ये सिस्टमैटिक है पंजाब में। ऐसे कई हॉस्पिटल्स हैं जिन हॉस्पिटल्स में नर्सेस क्रिश्चियन हैं। अगर आपके पास पैसे देने के लिए नहीं है तो या आप बीमार हो कि जी मैं पैस्टर को बोलूंगी, वो प्रे करेंगे आपके लिए जीसस को और आप ठीक हो जाएंगे। व्हाट आर द ऑड्स? मतलब 50% ठीक होगा, 50% नहीं होगा। जो ठीक हो गया उसको फिर वो दे विल प्रेस टू गेट कन्वर्टेड, और जो गरीब है, जो बिल पे नहीं कर पा रहा कि जी मैं पैस्टर को बोलूंगी, दे विल लुक आफ्टर योर बिल। तो जब आपके बच्चों की एजुकेशन की नीड्स, आपके घर की नीड्स, आपके छत की नीड, आपके पेट की नीड, अगर हर एक जरूरत मिशनरीज पूरी कर रही है, तो उन्होंने पगड़ी सिर पे बांध के क्या करना है? यहाँ पे तो डिवाइडेड सोसाइटी है। सो दैट इज द मेनेस ऑफ कन्वर्जन एंड इट इज वेरी डीप रूटेड। और पैसा, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट कि इन्होंने FCRA थोड़ा सा टाइट किया है। बाहर से फंडिंग्स NGOs को नहीं आ रही, बहुत सारी कंपनीज को, शेल कंपनीज को, NGOs को इन्होंने बाहर कर दिया, कईयों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए। बट इट विल टेक सम टाइम टू स्टॉप दिस, और दिस हैज टू स्टॉप। क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली बोलेंगे, बोथ सिख एंड क्रिश्चियंस आर माइनॉरिटीज। एक माइनॉरिटी दूसरी माइनॉरिटी को खा रही है, एंड गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू अबाउट इट, बिकॉज विलफुल कन्वर्जन आप रोक नहीं सकते। लालच दिया हो, धोखा दिया हो, वैसे कन्वर्ट किया हो तो उसके ऊपर तो केस बनता है, बट दिस इज विलफुल कन्वर्जन। तो सपोर्ट स्ट्रक्चर जो मिलना चाहिए, जो सपोर्ट मिलना चाहिए, जैसा सपोर्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए वैसा सपोर्ट स्ट्रक्चर नहीं है। तो इन एब्सेंस ऑफ दैट वो वैक्यूम तो कभी रहेगा नहीं ना, somebody else will come and fill it up। और वो आपको पैसा भी देंगे बच्चों के एडमिशन के लिए, आपको मिशनरी स्कूल्स में एडमिशन देंगे, आपको किसी बच्चे ने खेलना है तो उसके स्पोर्ट्स के लिए आपको फंड करेंगे। तो इन रिटर्न दे आस्क फॉर योर रिलीजन। इट इज लाइक यू नो सेलिंग योर सोल टू द डेमन। तो वो तो कह रहा है कि तुम सब कुछ ले लो, बस ये तुम ईसाई बन जाओ। एंड इट इज लाइक अ चेन रिएक्शन। और जो आपने बात बोली, आपने बिल्कुल ठीक बोला, डिवीजन ऑन द सोसाइटी। सबसे पहले धर्म से, चाहे हिंदू है चाहे क्रिश्चियन है, मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत बड़ी मात्रा में हिंदू भी कन्वर्ट किए हैं, और हम उसका एक पार्ट रहे हैं जहाँ पे हमने कन्विंस किया है भाई, जाके कहते हैं कि भाई जो ठीक होते हैं ना, उनका एक तो बिजनेस खत्म कर दिया हलाल इकोनॉमी ने, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, वो सफाई कर्मचारी बन सकते हैं, वो टैलेंट तो वो बहुत ज़्यादा है नहीं उनके पास। दे गेट कन्वर्टेड एंड दे गेट गुड जॉब्स।
उसके बाद जब बच्चों की शादियां करनी होती है ना, तब उनको चैलेंज आता है। उन्हीं की बिरादरी में उनको कोई लड़की नहीं देता, या उनकी लड़की लेता नहीं है, तुम क्रिश्चियन हो। सो दैट इज वन सपोर्ट स्ट्रक्चर जिसमें से थोड़ा 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 करके यू कैन गेट देम बैक। और जो डेरावाद है, कल भी डिस्कस कर रहा था, किसी के घर गया था, कहने की जी वो बाबा जी वो डेरे वाले, मैं कहा मैं नहीं जाता डेरे। द रीजन है कि डेरों ने ही सॉफ्ट किया है लोगों को फ्रॉम देयर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रिलीजन। उनको ये पता लग गया ना कि यार आपको गुरु ग्रंथ साहब लाने की जरूरत ही नहीं घर में, आपको गुरुद्वारे में जाने की जरूरत ही नहीं, आपको मंदिर में जाने की जरूरत ही नहीं, आपको कोई आडंबर करने की जरूरत ही नहीं, कुछ नहीं करना, आपको ब्राह्मण की जरूरत नहीं शादी करने के लिए। वो पिताजी ने बोला दिल जोड़ माला डालो, आप इसके गले में, वो आपके गले में, आपकी होगी शादी। और बाद में कुछ नहीं करना, टू वैलिडेट इट, आप जाइए कोर्ट में, उसको जाकर रजिस्टर करा लीजिए, वैलिडेट होगी। तो इन डेरों ने, डेरावाद ने पंजाब को, लोगों को वीक किया। दिस इज अ लैंड, जैसे मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, विच वॉज इम्यून टू कन्वर्जन्स। और जो शहादतें दी गई हैं, जो तशद्दुद सहा गया है, जो गुरुओं ने अपने परिवारों को कुर्बान कर दिया, और हज़ारों लाखों सिखों ने कुर्बानियाँ दे दी, हज़ारों लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दे दी, अपना धर्म नहीं छोड़ा। और मैं सिख, अकेला सिख ही क्यों कहूँ? आप देखिए ना, अगर 800 साल 900 साल का संघर्ष है, मैं गुलामी नहीं, संघर्ष। गुलामी तो कभी भी पूरे भारत के ऊपर एट ए टाइम कभी भी राज नहीं हुआ किसी का। ये 800 साल 900 साल का अगर संघर्ष रहा है भारत में, तो दैट इज द ओनली थिंग विच इज केप्ट योर रिलीजन अलाइव। वो 800 साल का संघर्ष अब आपका टूट रहा है जाके, जब आपके लोग कन्वर्ट हो रहे हैं सिर्फ पेटी चेंजेस के लिए। रीजन है, देखिए मैं क्लियर बता देता हूँ। मैंने बोला कि SGPC इज टू ब्लेम बिकॉज दे हैव 1400-1500 करोड़ जो संगत का पैसा है अंडर देयर कंट्रोल, एंड दे आर डूइंग नथिंग अबाउट इट। और आपके 30,000 मंदिर सरकार के कंट्रोल में, एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। सो कमिंग टू पंजाब एंड इट्स प्रॉस्पेरिटी, एक समय ऐसा स्टेट था जहाँ खुशहाली थी, इंडस्ट्री थी, कई इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो पंजाब में ही थी। एग्रीकल्चर में तो पंजाब सबसे आगे था, बट समवेयर ऑल दैट सीम्स टू बी गोइंग अवे। इवन लेटेस्ट देयर हैव बीन न्यूज़ अबाउट द राइस इन पंजाब being found faulty because of too much pesticide in it. So from an economic perspective, आप क्या समझते हैं कि खुशहाली वापस लाने के लिए पंजाब में या उस पूरे इलाके में क्या करना चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरतें हैं? पहली चीज़ तो पंजाब हैड फेस्ड अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। 84 के दंगों से बाद और लेट 90s तक जो इंसर्जेंसी का टाइम रहा, उस वक्त बहुत सारी जो इंडस्ट्री है वो पंजाब छोड़ के चली गई। एंड कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो मैं समझता हूँ दे विल नेवर कम बैक टू पंजाब। और पंजाब में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और आप ये कह रहे हैं कि हाउ डू यू गेट इट बैक, हाउ डू यू गेट पंजाब बैक ऑन ट्रैक, इज रिवर्स इमिग्रेशन। जो लोग पंजाब छोड़ के जा रहे हैं, दे हैव टू कम बैक एंड सेटल द स्टेट अगेन। अब देखना ये कि हाउ डू यू कन्विंस देम टू कम बैक टू द स्टेट। उसके लिए आपको सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। उसके लिए यू हैव टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द पीपल कि जैसा लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन आपको एक्सक्यूज मी वेस्टर्न कंट्रीज में मिलता है, वी विल प्रोवाइड यू इक्वली गुड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। यू हैव टू इराडिकेट करप्शन फ्रॉम द सिस्टम, फ्रॉम पुलिस, फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिसेस। दिस इज गोइंग टू बी अ टास्क टू डू एट हैंड्स। और इसके लिए यू विल नीड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर who is going to be very unforgiving and ruthless when it comes to implementation of policies. उसके बिना नहीं हो पाएगा पंजाब। इट्स नॉट गोइंग टू कम बैक ऑन ट्रैक इजीली। और सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा। पीपल हैव टू थिंक इंडिपेंडेंटली। यू कांट ऑलवेज डिपेंड ऑन सब्सिडीज एंड डोल्स और द सेंट्रल हेल्प, बिकॉज पंजाब में 80% तक फिजिकल डेफिसिट जा रहा है। तो 80% फिजिकल डेफिसिट, हाउ डू यू कम बैक? हाउ डू यू बिकम अ नेट सर्कुलर स्टेट? हाउ डू यू बिकम अ नेट प्रॉफिटेबल स्टेट? इट विल टेक फॉर यू टू चेंज पॉलिसी स्ट्राइट टू द ग्राउंड। और पॉलिसी टेबल के ऊपर बैठ के ड्राफ्ट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसको 50% इंप्लीमेंट जमीन पे करना है। Even if you implement 50-60% of what you draw on the drawing board or on the table, you are at least getting close to success. अभी तो success rate of implementation of policy is not even 10%. So it's a very difficult situation. Coming again थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ, लेकिन क्या राजनीतिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय सहभाग होना चाहिए पंजाब का या पंजाब के लीडर्स का? ऐसा हमने देखा है कि पंजाब से ज़्यादातर लीडर्स थोड़े रीजनल हैं। क्या इसकी ज़रूरत है कि कुछ नेशनल लीडर्स वहाँ से उभर के आएँ और पंजाब का एक पॉलिटिकल इंटीग्रेशन देश के साथ करना ज़रूरी है?
See, Punjab is integrated with the country. There is no doubt about it. Number one, so there is no two way to question about it. Integrated है, इसमें कोई शक नहीं है. अब आपका जो सवाल है कि क्या पंजाब के अंदर लीडरशिप क्राइसिस? यस. वाई डू यू थिंक आम आदमी पार्टी को 92 सीटें मिल गई 117 में से? क्राइसिस था, वैक्यूम था बड़ा भारी. There was such a massive vacuum that because for a very long time, बहुत लंबे समय तक सिर्फ कांग्रेस अकाली दल, कांग्रेस अकाली दल, कांग्रेस अकाली दल, this was ping pong match between the two. It was a fixed match. और जो भगवंत ने बोला कि इनका फिक्स मैच है, बिल्कुल सही बात है, इनका फिक्स मैच था. And they have systematically and बड़े consistently इन्होंने पंजाब को लूटा. There is no doubt. But how is भगवंत मान any different? उसने क्या अच्छा कर दिया आगे? No, see, he is spending crores and crores of rupees on publicity. But that's not the fun part. The fun part is कि आपकी पॉलिसीज इंप्लीमेंट ही नहीं हो रही. अगर आप पूरे पंजाब में 4 करोड़ रुपए के बोर्ड लगवाओगे कि हमने 481 गिरफ्तारियां कर ली, सो व्हाट? इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड. ठीक है, पुलिस कर रही है, तुम्हारा काम थोड़ा ना कि तुम अपने बड़ा सा पोस्टर लगा के पूरे पंजाब में बताओ हमने 481 लोगों को गिरफ्तार कर लिया. सी, प्रॉब्लम अगेन इज डिसग्रंटल्ड यूथ जिसने ड्रग्स का सहारा ले लिया. जब आपकी अगली नस्ल खराब है, आपकी फसल खराब है. आपने बोला कि चावल, वो आपको पता चावल कौन सा पास होता है पंजाब में जो एमएसपी पे मैक्सिमम खरीदा जाता है? इट कम्स फ्रॉम बिहार. बिहार में मंडी नहीं है, बिहार में चावल सस्ता मिलता है. यहाँ पे सपोर्ट प्राइस 2750 रुपये से ऊपर शुरू होता है. 31-32 में चावल जाता है, वहां से 2000 रुपये का लेके आते हैं, 1800 रुपये का लेके आते हैं, यहाँ पे डबल में बेचते हैं. वो चावल बिहार का ही बिक रहा है यहाँ पे. इट्स ऑल द पैडी इज कमिंग फ्रॉम बिहार. सो इट्स अ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड लूट. आपका यूथ खुश नहीं है, आपका मिडिल क्लास खुश नहीं है, आपके फार्मर्स के पास उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है. एक जमींदारा सिस्टम के अंदर आप जो लोग देखते हो ना, मैक्सिमम वो तो पट्टे पे जमीन लेके टिलिंग कर रहे हैं. जमीन तो अपनी है ही नहीं. वो जो लैंड ओनर, जब कोई बाहर बैठा हुआ है, उसको मतलब ही नहीं. और जो यहाँ पे है, दे आर एक्सप्लॉइटिंग, अपनी आर्थ को ली हुई है. आप मेरे को बताओ कि अगर आपको इतना इजी कन्वीनियंट आपके लिए, आपने मंडी में एक दुकान खोल ली, आपने गवर्नमेंट से एक लाइसेंस ले लिया परचेज करने का. अब पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एमएसपी पे जो परचेज हो रही है वो तो यूनियन गवर्नमेंट का पैसा है. उसके ऊपर मंडी टैक्स सरकार को मिल रहा है, उसके ऊपर आड़त जो है वो आड़तीय को मिल रही है. चावल बिहार से आ रहा है, तो इज इट नॉट अ लूट? यू हैव टू फिक्स दिस ना. और एडजॉइनिंग स्टेट है हरियाणा में, उसमें 32 क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी मिल रही है. सरसों भी खरीद रही है, बाजरा भी खरीद रही है, मूंग भी खरीद रही है, उड़द भी खरीद रही है सरकार. और आप सिर्फ 2 फसलें खरीद रहे हो, क्योंकि ये इट्स नॉट इवन इन द कंकरेंट लिस्ट. ये एग्रीकल्चर गलत बोलते हैं, स्टेट लिस्ट का है मैटर. जैसे लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं ना, स्टेट सब्जेक्ट है कि हमारी पुलिस हमारी है, तो तुम्हारी फसल भी तुम्हारी है, खरीदो अपने आप. दैट इज वेयर द पॉलिटिक्स कम इनटू प्ले. So generally towards the end we ask 2 questions, and I think the first one is what would you tell this audience? This is urban Mumbai audience. इनको आप क्या कहेंगे कि आपने एक तो संदेशा अच्छा दिया, जो आई थिंक आज आपने बड़े, और हमने आपके परिचय में जो कहा था कि आप हिंदुस्तान और इस देश के बारे में सीना ठोक के बात करते हो, तो आप आज क्या बताएंगे हमें या इस ऑडियंस को क्या बताएंगे? मैं 1.5 घंटा बोल चुका हूँ. नहीं, बट देखिए, लेट्स नेवर गेट होपलेस इन लाइफ. देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. कभी लाइफ में होपलेस नहीं होना हमने. एक चीज़ है. दूसरा, मैंने जो मेरे मन का मैसेज था वो एक रह गया, वो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा. दैट कम्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, और मेरे दिल की बिल्कुल गहराइयों से आ रहा है. और वो मैसेज शायद सबके लिए, आधी ऑडियंस के लिए, सिर्फ जो हमारे बीच में जननियाँ हैं, हमारी माएँ, हमारी बहनें हैं, उनके लिए मैसेज है मेरा. प्लीज़, हम अपनी गुरु परंपरा को छोड़ चुके हैं. वी हैव टू गेट बैक टू आवर गुरु परंपरा. और मेरा निवेदन आपसे है कि आपका जो बड़ा बेटा हो उसको आप जरूर सीख लेना. ये गुरुओं की परंपरा मेरी नहीं है, मैं नहीं कह रहा आपको. दिस इज समथिंग. मैं कल कहीं बैठा था तो मैंने बोला था कि देवर मोस्टली पंजाबीज. मैं खार में बैठा था गुरुद्वारे के पास किसी के घर पे, तो कोई सेठी था, कोई त्रेहन था, कोई भल्ला था. मैं कहा ये ना 3 कास्ट हैं, वैसे कास्ट डिस्कस तो नहीं करते, बेदी,
भल्ला, त्रेहान, ये 3 कास्ट हैं जो गुरुओं की है। चौथी कास्ट जो है सोटी। तो पहली 3 पातशाहियों के बाद जितने भी गुरु हुए चौथे से लेकर 10वें तक, दे वर ऑल सोटीज। मगर आपके जितने सरनेम है ना, यू विल फाइंड हिंदू फैमिलीज ऑफ द सेम सरनेम, बट यू आर अ सिख। कहते हैं हाँ जी आई एम अ सिख। हाउ डिड यू बिकम अ सिख, वेयर डिड यू कम फ्रॉम? कहते वी केम फ्रॉम द सेम फैमिलीज। मैंने कहा वो गुरु परंपरा खत्म हो गई अब। कहते कौन सी? मगर जैसे आपके परदादा जी को, लक्कड़ दादा जी को, किसी को एक परिवार में एक माँ ने कहा होगा कि चल बेटा तू सिख बन, तू गुरु परंपरा फॉलो कर। मेरा मैसेज आप सबके लिए यही है कि हम अपनी गुरु परंपरा को ना छोड़ें, जितना हो सके उतना हमको कोशिश करना चाहिए हम अपने बड़े बेटे को सिख बनाएं, या कम से कम जो वैल्यूज हैं, जो इथॉस है, जो हिंदुस्तान के सिखों की विरासत है, वो हम अपने बच्चों को बताएं, बिकॉज इट इज नो डिफरेंट फ्रॉम सनातन। मैंने आपको बताया ना वसुधैव कुटुंबकम, मैंने आपको बताया ना यत्र नारुषु पूजन्ते रमते तत्र देवता। मैंने आपको बताया कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला यदा यदा ही धर्मस्य, तो जब धर्म की हानि होने लगी तो फिर दोबारा आके गुरु बीच में खड़े हो गए। तो ये गुरु शिष्य परंपरा के अंदर अपने बच्चों को अगर आप बना सकते हैं, मेरा आपसे यही करबद्ध प्रार्थना, यही निवेदन है, यही मेरा मैसेज आज का। 555 साल की विरासत को मात्र 55 मिनट में इतनी सहजता के साथ पेश करना शायद आपकी लोकप्रिय व्यक्तित्व शैली के कारण ही मुमकिन था, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण था कि उस विरासत का हिंदुस्तान और हिंदू समाज के साथ जो अविभाज्य नाता है उसे समझाना और आने वाले समय की चुनौतियों और अवसरों को इतना स्पष्ट करना। रमणीक जी, इन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब आप सबकी अनुमति से औपचारिक धन्यवाद प्रस्ताव रखता हूँ। निस्संदेह सर्वप्रथम हमारे आज के वक्ता सरदार रमणीक सिंह जी, चंडीगढ़ से आए, वक्त निकाला और हमारे साथ बड़े खुल के बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह हमें साथ देने वाले बीएमसी, श्री तेंदुलकर, साईराज आर्ट्स, मंच व्यवस्था के लिए वास्तु शोभा, ध्वनि के लिए अविनाश पराड़कर और वीडियो के लिए विराट विजन। इन 8 सालों में हमें प्रेरणा देने वाले हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे श्रोता और हमारे योगदानकर्ता, अंत में आप सबका आभार। ऐसे ही जय